जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? मैसेज करके प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक हो। हम दो चार मिनट रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का जिन्होंने। आवाज़ मेरी बिल्कुल सही आ रही है? आवाज़ कट के तो नहीं आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की आर्टिकैट कोर्स की हमारी दूसरी क्लास है। और सबसे पहले जो है कॉपीराइट डिस्क्लेमर, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई और जो रजिस्टर्ड नहीं है अकेडमी के साथ में और विदाउट अकेडमी परमिशन वो इनको शेयर्स करता है या इनका डाटा यूज़ करता है या फॉरवर्ड करता है इन्फॉर्मेशन को, तो उसको नोटिस फेस करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ से। आइए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास के जो टॉपिक हैं, हम बेसिक कमांड देखेंगे ऑटोकैड की, उनको समझेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है। जी, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है उसमें हम ड्राइंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट और ड्राइंग शीट, ये टॉपिक बेसिकली हम इस क्लास के पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कल की क्लास के लिए समझा जाएगा। आज की क्लास में अब आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आप सब बच्चों को? उसामा, आवाज़ सही आ रही है आपको अब? उसामा, आवाज़ आ रही है आपको बच्चे? जी, अब क्लियर आ रही है सबको आवाज़? जी, अब किसी बच्चे को आवाज़ का इशू तो नहीं आ रहा? उसामा, आपको फिर भी आवाज़ नहीं आ रही? उसामा, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, कोई इशू नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा आपका। कोई इशू नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख सकते हैं। अच्छा जी, हम अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स को देख रहे थे। आज हम ऑटोकैड की बेसिक्स को देखेंगे और उसके बाद हम जो है फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट को देखेंगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट डिज़ाइन ब्रीफ या प्रोजेक्ट ब्रीफ, यानी कि रिक्वायरमेंट्स और नीड क्या होती हैं। उसके बाद अगले जो टॉपिक हैं हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड पे जाते हैं। जी, कैड का डिस्प्ले सब बच्चों को नज़र आ रहा है? कैड का डिस्प्ले सब बच्चों को नज़र आ रहा है? गुड, गुड। ओके जी। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि
ग्रिप पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, अर्थ मोड क्या होता है। कल की क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखी, पहले वो कल की क्लास को आज के इस लेक्चर के बाद देखे, फिर इस लेक्चर को देखे और फिर समझने की कोशिश करे। तो एज यूजुअल मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ कि हमने न्यू फाइल को कैसे ओपन करना है। देखिए हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी आपके पास नज़र आ रहा है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रोज टेम्पलेट पे करेंगे या सिंपल आप जस्ट न्यू पे क्लिक कर देंगे, तब भी यही फाइल ओपन होगी, ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी यानी कि ड्राइंग टेम्पलेट। क्यों ये फाइल ओपन होगी, क्योंकि अब ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन थी यहाँ पे, तो ये उसने चूंकि दूसरी मर्तबा मैंने न्यू फाइल ओपन की है तो ये ड्राइंग 2 के नाम से ओपन हुई है। तो इसमें हम शुरू शुरू में इसी फाइल के ऊपर वर्क करेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आगे हम देखेंगे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को, कैसे हम खुद से टेम्पलेट बनाएंगे और कैसे हम उसको सेट करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कैड स्टार्ट होने के बाद कैड में आपने जो पहला काम करना होता है किसी भी ड्राइंग को शुरू करने से पहले, वो होता है यूनिट सेटिंग। यूनिट सेटिंग क्या चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी फील्ड रिलेटेड जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसके यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें फुट एंड इंचेस को यूज़ किया जाता है। अगर हम इंजीनियरिंग यूनिट्स में आ जाएं, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो हाइड्रोलिक हो या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो या जौन सी भी फील्ड हो वो इंजीनियरिंग की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मीटर और मिलीमीटर का इस्तेमाल भी हो जाता है, उसमें आपके डिफरेंट फुट और इंचेस भी उसमें बाज़ औक़ात यूज़ हो जाते हैं, या डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके स्टैंडर्ड अलग हैं। इसी तरह से अगर हम मैकेनिकल में आ जाएं तो उनके यूनिट्स अलग हैं, वो मिलीमीटर्स में या हो सकता है उससे भी स्मॉल यूनिट्स में वर्क करते हो, ठीक है। तो यूनिट्स में जो होता है, सबसे पहले ये हम देखेंगे कि हम यूनिट्स क्यों सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए जो ज्योमेट्री है वो काउंट होती है, ज्योमेट्री की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लाइन है, चाहे वो आर्क है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, आपका इलिप्स है, या जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स है, हम उसकी शेप को देख के शेप के अबाउट बता देते हैं, लेकिन हमें उसके पैरामीटर। जी सॉरी, एक्चुअली में जो है इंटरनेट इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्शन। आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? सही होगा। अच्छा जी, हम थे ज्योमेट्री पे, कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उन शेप्स को हम डिटरमाइन करते हैं, उनको जज करते हैं उनकी लेंथ के थ्रू, कि उनकी डायमेंशंस क्या होगी, यानी कि उनकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में हम उनका एंगल देखते हैं कि आया उनके बीच, उनकी जो लाइनें हैं उनके बीच एंगल क्या बन रहा है, फिर हम उनको प्रॉपर शो करवाते हैं उनके ऊपर डायमेंशंस दे के। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इसी तरह जितनी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं या इंजीनियरिंग की जो ड्राफ्टिंग्स की जाती हैं या जितनी भी हम मतलब प्रॉपर टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं उसमें हम यूनिट्स को लाजमी इस्तेमाल करते हैं। विदाउट यूनिट्स कोई भी ड्राइंग जो है वो ड्राइंग तो नज़र आ रही होगी लेकिन वो स्टैंडर्डाइज ड्राइंग कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा ये कौन से यूनिट इसके ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई ड्राइंग शुरू करनी है या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, आपने यूनिट सेट करने हैं। यूनिट की शॉर्टकट की है UN। आप कमांड बार में जाएंगे, UN लिखेंगे, ठीक है। UN लिख के आप इंटर या स्पेस इनमें से कोई एक बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब देखें आपको ड्राइंग यूनिट्स की स्क्रीन टैब नजर आ रही है। जी सभी बच्चों को ड्राइंग यूनिट्स की टैब जो है नजर आ रही है। ड्राइंग यूनिट्स वाली टैब बच्चों नजर आ रही है आप लोगों को? गुड, ओके। अब देखें
इसमें हम देखेंगे ड्राइंग यूनिट्स की टैब, आपने यूएन लिखा, इंटर प्रेस किया, ठीक है, आपके पास यूनिट्स की टैब ओपन होगी। अब इसमें देखें लेंथ है एक और एक है एंगल। लेंथ क्या चीज है? आपकी जितनी भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे ड्राइंग के अंदर, उनके लिए, उनकी लंबाई के लिए या चौड़ाई के लिए या उनकी जो मेजरमेंट बनेगी उनके ऊपर आप कौन सा यूनिट अप्लाई करना चाहते हो, यूनिट की टाइप क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एंगल, उस यूनिट का एंगल मेजरमेंट सिस्टम क्या होना चाहिए। आज की हम क्लास में इनको सिर्फ सेट करना सीखेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में ये ड्राइंग यूनिट्स होते क्या हैं, इनके स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इनको जो है कौन सी ड्राइंग पे कौन सा यूनिट अप्लाई होता है, हम इनको देखेंगे। हम शुरू करेंगे आर्किटेक्चर से, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में आप सर्वे का कर रहे हैं या आप किसी भी और टॉपिक के रिलेटेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डेसिमल यूज करना चाह रहे हैं या और, ठीक है, कोई और जो आप ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं उस टॉपिक के अबाउट। अब देखिए मैंने आर्किटेक्चर सेट किया, नंबर 2 पे जो चीज है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है दुरुस्तगी का मयार, यानी कि आप अपनी ड्राइंग में किस हद तक गलती काबिल कबूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक आपने लाइन लगाई है 10 फुट, ठीक है, उसी लाइन के नीचे आप दूसरी लाइन लगाते हो 9 फुट 10 इंच की, तो बेसिकली 12 इंच का 1 फुट होता है, तो वो पूरी लाइन जो है वो 10 फुट की नहीं लगी, दूसरी लाइन वो लगी 9 फुट 10 इंच की, तो 2 इंच की उसमें बीच में गलती आ गई। ये जो बेसिकली गलती थी, या इसको आप कह लो कि ये दुरुस्तगी का मैयार है, यानी कि आपको कितने मतलब जो है दर्जे इशारिया तक या कितनी आपको कमी बेशी उसमें करनी है। मैं इसकी आपको बेहतरीन एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। आप सब ने फ्रैक्शन जो है वो लफ्ज एक पढ़ा होगा जी, इशारिया या डेसिमल सिस्टम जो होता है, इशारी निज़ाम होता है। कोई भी चीज़ है, मैं आपको बेसिकली ये इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। ये होता है बेसिकली प्रिसीजन, कि आया आपको, आपने एक लाइन लगाई 10 फुट की, तो आपको 10.0 यहाँ पे उसकी दुरुस्तगी का मैयार चाहिए, या 10.00, फॉर एग्जाम्पल ये 10.15 है, कोई भी एक लाइन है, तो अगर जब हमारे पास प्रिसीजन होगा 0.0 यानी कि 1 दर्जे इशारिया तक, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये जो प्रिसीजन है ये 1 दर्जे इशारिया तक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ आपको यहाँ पे समझा के। आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? आइए अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10.15 एक पैमाइश है, या मैं इसको 1500 कर देता हूँ। अब देखें इशारिये के बाद जो हिस्से होते हैं, जी अब आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर है? एक मिनट में आप लोगों को ये जी मैं अब आवाज क्लियर है? मैं बोल नहीं रहा बीच में, मैंने जस्ट अब बोलना शुरू किया। अली आवाज क्लियर है? उसामा, उस्मान आवाज क्लियर है? जी। अब देखें दुरुस्तगी का मैयार की क्या चीज होता है, प्रिसीजन। हमने देखा प्रिसीजन, हमने उसको समझना है कि प्रिसीजन होती क्या चीज है। अच्छा, यहाँ पे देखें जब मैं प्रिसीजन रखूंगा 1 दर्जे इशारिया तक, यानी कि 1 डेसिमल पॉइंट, यानी कि इशारिये के बाद सिर्फ एक पॉइंट हो, ठीक है, तो वो प्रिसीजन मेरा इस तरह होगा, यानी कि 1 दर्जे इशारे तक, इशारे के बाद सिर्फ एक दर्जा होगा या 1 पॉइंट होगा। अगर मैं रखता हूँ 2 दर्जे इशारिया तक, तो ये क्या होंगे, 2 पॉइंट होंगे। अगर मैं रखता हूँ 3 दर्जे इशारिया तक, तो ये 3 पॉइंट। अब यहाँ पे देखें ये 4 दर्जे इशारिया, ये 5 दर्जे इशारिया। अब हम ये चीज समझेंगे कि प्रिसीजन क्यों जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम कहते हैं जी ये 10 फुट, ठीक है, ये फुट का सिंबल होता है एक AutoCAD के अंदर। जब एक यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा, आप समझ लें कि सिंबल बनता है, तो ये फुट का होता है। अगर यहाँ पे 2 सिंबल बनेंगे
तो ये इंच का होता है। फुट का सिंबल डालने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखें, 10 फुट 1 इंच, ठीक है, ये मेरी पैमाइश थी। अगर मैं इसी को कर देता हूँ 10 फुट, यानी कि 1.5 इंच, इसको आप कंसिडर, बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इंच कर लेते हैं और इसको हम प्रॉपर 10.15 इंच कर देते हैं। 10 फुट और 1.5 इंच, ठीक है, इसको 0.5 में कंसीडर करके इसके पीछे फिर हम 3 लगा देते हैं, क्योंकि फुट के बाद हम इसको इंचेस में काउंट कर रहे हैं। अब देखें, ये 1 इंच था, ये 1.5 इंच है, ठीक है, यानी कि उससे प्रिसीजन ये थोड़ा सा हमने ज्यादा कंसीडर कर लिया है। तो अगर हम इसी चीज को कंसिडर करें, एक बंदा है जिसने जमीन खरीदी है गांव में, और उसको जमीन मिली है एकड़ में या कनाल में, और बड़ी सस्ती मिली है। एक बंदा है जिसने जमीन खरीदी है किसी भी सोसाइटी के अंदर, जहां पे उसको फुट जो है वो 10 हजार या 15 हजार का पड़ रहा है। आवाज सही आ रही है बच्चों? आवाज सही आ रही है उसामा? सही हो गया, अच्छा। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था, प्रिसीजन। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि यार, एक बंदा है जिसने डीएचए लाहौर में जमीन खरीदी है, ठीक है, और जमीन का जो है फॉर एग्जांपल उसने 5 मरले खरीदे हैं 2 करोड़ रुपए में। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर 5 मरले के आप स्क्वायर फुट निकालो, कि जो स्टैंडर्ड प्लॉट है वो 42 बाई 25 का होता है डीएचए में, ठीक है, आप उसके स्क्वायर फुट निकालो, और उस स्क्वायर फुट के फिर एक जो उस स्क्वायर फुट निकलते हैं उसको 2 करोड़ पे डिवाइड करो, आपको एक स्क्वायर फुट की प्राइस मिल जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनेगी 12 हजार या 13 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट, या 8 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट, आप उसको निकाल सकते हैं। आप फिर उस 8 हजार को डिवाइड करोगे आप मजीद स्क्वायर इंचेस पे, तो वो जो 1 इंच का टुकड़ा होगा ना, एक स्क्वायर इंच का, वो उस बंदे को पड़ रहा होगा 1800 रुपए का, 1900 रुपए का। अगर आप कहते हो कि यार जो प्लॉट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, कि फॉर एग्जांपल यार ये प्लॉट है हमारा, ठीक है, ये ऐसे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 फुट और 1 इंच है। हम कहते हैं यार कोई नहीं, 2 इंच जो है साथ वालों की साइड में आ रहे हैं, हम उनको 2 इंच दे देते हैं, ठीक है। अब ये 2 इंच पूरे प्लॉट की लंबाई में क्या होगा, 2 इंच अंदर की तरफ कम होगा ऐसे। अब जब ये 2 इंच पूरे मतलब फॉर एग्जांपल 45 फुट की लंबाई में कम हुआ है, तो अगर आप उसको स्क्वायर फुट में तब्दील करोगे तो वो 2 या 3 स्क्वायर फुट बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 हजार रुपए का, मिसाल के तौर पे उसको लॉस होगा। उसने प्रिसीजन कितना रखा कि खैर है जी, अगर 1 इंच साइड वालों के हिस्से में आ रहा है तो आने दो। वो बेसिकली इधर तो 1 इंच देखे, लेकिन अगर वो इस पूरी लेंथ में काउंट करे तो 1 इंच बहुत ज्यादा जो है स्क्वायर फुट में, अगर उसको जमा करेगा तो वो बहुत ज्यादा वर्थ बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। इसलिए हम कंसिडर करते हैं प्रिसीजन को कि हमने कितने दर्जे शारी तक रखना है। उसके बाद आप आ जाओ मोटरसाइकिल के अंदर। आप लोगों को अक्सर सब बच्चों को पता होगा जी, शाफ्ट लगी होती है और इसके अलावा जो है पिस्टन होता है जो इंजन के अंदर इंस्टॉल होता है। अगर उस पिस्टन की जो सर्कल का डाया होता है, जो पिस्टन का सर्कल होता है मोटरसाइकिल के पिस्टन का, अगर उसमें उसका मखसूस एक मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 4 इंच का बोर है, यानी कि उस पिस्टन का जो वो है डायामीटर है वो 4 इंच है। अगर वो डायामीटर 4.12 इंच, यानी कि सिर्फ ऊपर 12 मतलब पॉइंट्स वो बढ़ेगा इंच के ऊपर, तो वो पिस्टन जो उसका अपना सर्कल है उसमें नहीं इंटर होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेसिजन था वो खराब हो गया है, दुरुस्तगी का मैार डिस्टर्ब हो गया है। तो इसमें हमने देखना होता है कि कितनी दुरुस्तगी हमने रखनी होती है। सब बच्चों को प्रेसिजन क्लियर है? जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो मेरे से दोबारा समझ सकता है। प्रेसिजन की समझ आ गई सबको? आरिफ, उसामा, उसामा, उस्मान अदरीस, मोहम्मद उस्मान, इंजीनियर अली, आरिफ, प्रेसिजन का क्लियर है सब बच्चों को? किसी बच्चे को प्रेसिजन की समझ ना आई हो, अभी भी आप लिख सकते हैं कि सर समझ नहीं आई, मैं रिपीट करके समझा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अली, आपको समझ आई है प्रेसिजन की? गुड हो गया। आरिफ, आपको तो पता है ऑलरेडी। उस्मान, आपको क्लियर है? मोहम्मद उस्मान, आपको प्रेसिजन का क्लियर हो गया? मोहम्मद उस्मान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में मोहम्मद उस्मान सुन नहीं पा रहा है। उस्मान अदरीस, आपको क्लियर है बच्चे? मैसेज में आप टाइप कर दो।
जी प्रिसीजन का सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है जी? सही होगा। अच्छा जी। अब हम दोबारा जाएंगे, यूएन लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आज मैं आपको शॉर्टकट कीज का भी दूंगा इंशाल्लाह। ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज जो है उनका भी मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ दे दूंगा। उसमें भी सारी हैं, फिर उनको हम उनको साथ साथ जो है अप्लाई भी करते रहेंगे। अब देखें आर्किटेक्चरल प्रिसीजन 1.2। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इंजीनियरिंग करता हूं, यहाँ पे आप सैंपल आउटपुट निकल रहा होता है, यहाँ पे प्रिसीजन चेंज हो जाता है। बेसिकली जब आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हो, प्रिसीजन होता है आपका फ्रैक्शन में, यानी कि बटे की सूरत में। अब ये 0 × 1/2 यानी कि 0 से ही 1/2 इंच, तो ये बेसिकली 0.5 यानी कि 1 दर्जे इशारिया तक का ये प्रिसीजन है। अगर हम 1/4 करेंगे तो ये 2 दर्जे इशारिया तक का प्रिसीजन है। अगर हम आ जाए इंजीनियरिंग में, अब देखें इंजीनियरिंग में ये देखें 1 दर्जे इशारिया प्रिसीजन, 2 दर्जे, 3 दर्जे, आपको कितने दर्जे इशारिया तक प्रिसीजन चाहिए, ये बेसिकली इसमें बताना चाहता है। अच्छा, उसके बाद हम इसको आर्किटेक्चरल करेंगे फिलहाल और 1/2 करेंगे, यानी कि हमें सिर्फ 1 दर्जे बल्कि 2 दर्जे इशारे तक प्रिसीजन चाहिए, हम इसको 1/4 करेंगे। अब आगे जो चीज आती है वो है एंगल। लेंथ एक अलग चीज है, एंगल अलग चीज है। एंगल की जो यूनिट्स होंगे हम उनको अलग से सिलेक्ट करेंगे। एंगल में देखें जो है डेसिमल डिग्रीज, डिग्री मिनट सेकंड, ग्रेड्स, रेडियन और सर्वेयर्स यूनिट्स। डेसिमल डिग्रीज बेसिकली क्या होते हैं, यही 0.00। हम कह रहे हैं कि एंगल जो है वो डिग्रीज में ही मतलब काउंट होगा, यानी कि एक सर्कल जो होता है उसमें 360 डिग्रीज होती हैं, तो ये बेसिकली इशारिये में ही काउंट होगा और मतलब डिग्रीज में ही काउंट होगा। अगर हम उसको डिग्री मिनट सेकंड करेंगे तो ये इंजीनियरिंग के यूनिट है कि वो उसको डिग्री मिनट और सेकंड के हिसाब से काउंट करेगा, जिस तरह सर्वे में ये इस्तेमाल होते हैं, सर्वे के जो यूनिट्स होते हैं। अगर हम यूज करेंगे जी ग्रेड्स, तो एक जो ग्रेड होता है, एक जो सर्कल होता है, उसमें जो है 400 ग्रेड होते हैं। हर जो पोर्शन होता है, एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 100 ग्रेड का होता है बेसिकली। इसी तरह से रेडियन जो है, एक सर्कल में 2 रेडियन होते हैं, यानी कि सर्कल जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद सर्वेयर यूनिट्स आते हैं, तो ये बेसिकली सर्वे के यूनिट्स हैं। जिस तरह आप जो है मेजरमेंट करते हो कि जी नॉर्थ, और आपने वो जो है जो सिविल के बच्चे हैं उन्होंने बेरिंग्स वगैरह पढ़ी होंगी, होल सर्कल बेरिंग और जो है रिड्यूस बेरिंग्स वगैरह जो है। और इसी तरह से आपके जो जितने भी सर्वे के यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो आपकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब रोड के या रेलवे के या कनाल्स वगैरह के या बाकी जिन्होंने अदर सर्विस सर्वे करने होते हैं उनके यूनिट्स, हम इसमें रखेंगे डेसिमल डिग्रीज को। उसके बाद है इंसर्शन स्केल। ठीक है, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। अब ये क्या चीज होती है, अगर हम कोई भी पैमाइश, फॉर एग्जांपल मैं 2 इंच की लाइन लगाना चाहता हूँ, मैं दो लिख के लाइन की कमांड लेके 2 लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो वो लाइन डेफिनेटली इंचेस में होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इंसर्शन स्केल में इंचेस सेलेक्ट किया होगा। अब इंचेस, अगर मैं यहाँ पे फुट सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं लाइन शुरू करूंगा 2 लिख के इंटर करूंगा, वो लाइन फुटों में लग जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम इंच और फुट का सिंबल पैमाइश देते हुए नहीं लिखेंगे तो जो हमने इंसर्शन स्केल में यूनिट सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये लग जाएगी। हम इसको इंचेस ही रहने देंगे। ये इंटरनेशनल यूनिट लाइटनिंग के डायरेक्शंस वगैरह होते हैं, ये मैं आपको जब आप थोड़ा सा चल पड़ेंगे फिर बाद में हम अगले टॉपिक्स में इनको डिस्कस करेंगे। ओके करेंगे जी इसको। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? सिंपल यस लिख के एंटर प्रेस कर दें। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल ये एक लाइन लगानी थी, तो इस लाइन के लिए हमने आर्किटेक्चरल के यूनिट सेलेक्ट किए। ठीक है, उसका प्रेसिजन हमने 1/4 यानी कि 2 दर्जे इशारिये तक रखा। उसके बाद हमने लाइनों के बीच अगर एंगल ड्रॉ करने थे तो हमने एंगुलर का जो यूनिट रखा वो डेसिमल डिग्रीज रखा। अब ये बेसिकली दो ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास
जो है वो ड्रॉ हुई पड़ी हैं। अब हकीकत में अगर ये मैंने ड्रॉ किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं क्लिक कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ये कहता है जी 38,3,864 की ये लाइन है, ठीक है, और एग्जैक्टली इतनी लाइन है। अब इसमें मुझे उसकी आवाज आ रही है सबको क्लियर? अच्छा, इसमें आप देखें कि जो है 3,864 फुट और 1 सही 3/4 इंच की ये लाइन है। अब इसकी ये जो हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी निकली है, इससे तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं निकालता तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इतने फुट की लाइन है या इतने इंचेस की लाइन है? तो ये जो चीजें हैं, जितनी भी ज्योमेट्रिकल अशकाल होती हैं, उनकी लाइन और उनके एंगल को हमें उनके ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है या लिखना पड़ता है, फिर हमें पता चलता है यार इसकी डायमेंशन क्या है। तो आइए अब हम देखेंगे, आपने जो दूसरा काम करना है, ठीक है, आपने दूसरा काम करना है डायमेंशन यूनिट के सेटिंग। वो क्या होते हैं कि जो हमने पहले यूनिट बनाए थे, बेसिकली सिलेक्ट किए थे, ये थे ड्राइंग के यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइंग यूनिट्स हैं। इसका मतलब है ये यूनिट्स जो है वो ड्राइंग पे अप्लाई होंगे। अब हमने ड्राइंग के ऊपर जो डायमेंशंस लगानी है, हम उनके अलग से यूनिट सेलेक्ट करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है डी, ठीक है, डी आप लिख के इंटर प्रेस कर दोगे, आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपने स्टैंडर्ड को टिक कर देना है शुरू में, अभी के लिए आप जस्ट इस चीज को समझें, ठीक है। उसके बाद आप देखें आपके पास कुछ इस तरह से एक शेप है जो आपको नजर आ रही होगी बीच में ब्राउन कलर में, ठीक है। ये देखें लाइट ब्राउन कलर में एक शेप आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। ये देखें ये अलाइंड जो है डायमेंशंस हैं, ये एंगुलर डायमेंशन है, ठीक है, ये आपकी रेडियस डायमेंशन है, ये आपकी वर्टिकल डायमेंशन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। तो बेसिकली जो हमने पहले यूनिट सेलेक्ट किए थे वो डायमेंशन वो ड्राइंग यूनिट्स थे, उनके ऊपर जो डायमेंशंस हम लगाएंगे उनके यूनिट्स हमको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में अलग से सिलेक्ट करने होंगे। तो आपने क्या करना है, डी लिख के इंटर प्रेस किया, स्टैंडर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। एनोटेटिव को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर आपने एनोटेटिव सेलेक्ट किया होगा तो वो अलग से एक चीज है, उसमें स्केल होता है प्रॉपर। देखिए स्टैंडर्ड पे क्लिक करके आपने मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। शुरू शुरू में मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग चल पड़ो, फिर जैसे ही आप लोग एडवांस लेवल पे आ जाओगे, थोड़ा सा चल पड़ोगे, काम करना सीख जाओगे, फिर हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। आपने क्या किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, मॉडिफाई पे क्लिक करोगे आपको मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करना है। अब देखें लीनियर डायमेंशन, लीनियर कहते हैं सीधी पैमाइशें। सीधी से हरगिज मुराद ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, हर वो डायमेंशन जो बिल्कुल सीधी हो, चाहे वो तिरछी भी हो लेकिन सीधी हो, चाहे वो गुलाई में भी हो तो अपनी गुलाई में वो प्रॉपर सीधी हो, इसी तरह से वर्टिकली भी वो सीधी हो, तो हम उनको कहते हैं लीनियर डायमेंशन, यानी कि सीधी पैमाइशें। इसमें भी आपने वही यूनिट सेलेक्ट करने हैं जो आपने उधर लेंथ के सिलेक्ट किए थे, उधर हमने आर्किटेक्चरल सिलेक्ट किए थे, इधर भी हम आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करेंगे। प्रेसिजन हम वही रखेंगे 1/4। यहाँ पे आप देखें, ये देखें 1 सही 1/4 प्रेसिजन। उसके बाद नंबर 2 पे इधर आप इस ऑप्शंस को देखेंगे, एंगुलर यूनिट डायमेंशंस को, इसमें आप डेसिमल डिग्रीज ही रहने देंगे। प्रेसिजन आप रखेंगे 2 दर्जे इशारिया तक। ये देखें कि 60.00 हो गया। अगर मैं 1 दर्जे करता हूँ तो ये देखें 60.0, आपने इसको रखना है 2 दर्जे इशारिया तक, ठीक है। आपने फिलहाल के लिए कोई चीज नहीं छेड़नी, आपने इसको ओके करना है, सेट करंट एंड क्लोज कर देना है। अब आपने दो काम कर लिए, ड्राइंग के यूनिट्स भी सेट कर दिए, उसके ऊपर जो डायमेंशंस लगानी है उनके यूनिट्स भी सेट कर दिए। अब हम इस चीज को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन की कमांड को, कि हमने लाइन की कमांड कैसे लगानी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सबको नजर आ रहा है? अच्छा, ये वाला जो बटन होता है, इसके ऊपर ये जो सिंबल होता है, इससे क्या डलता है, इससे फुट का जो है आपके पास सिंबल डलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है। तो अगर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये फुट का सिंबल इंटर करेगा। ये देखें, ये इसका फुट का सिंबल ये इंटर किया। अब अगर मैं लाइन मैंने ली हुई थी, मैं 4 फुट की लाइन लगाना चाहूंगा, तो ये इसको लिख के मैं इंटर प्रेस करूंगा तो 4 फुट की लाइन लग जाएगी। अब मैं इसको ट्राई करके भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
इसको रेज कर देते हैं। लाइन की कमांड की शॉर्टकट की है एल, आप एल लिखोगे, ठीक है, और इंटर प्रेस करोगे या स्पेस एक ही बार है, आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। लाइन की कमांड में क्या होता है, आपको पहला पॉइंट देना होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेंसिल पकड़ी है, आप उसको गत्ते पर या आप उसको किसी पेज पर रखोगे तो उसका पहला पॉइंट होगा, फिर आप पेंसिल को ड्रैग करोगे जिस भी तरफ, उसी तरफ में लाइन लगेगी। आप एक पॉइंट पे जाके पेंसिल को उठा लोगे तो वो उसका दूसरा पॉइंट होगा। अब देखिए ये पेंसिल फॉर एग्जांपल हमारा नीचे ब्लैक पेपर है, मैंने ये पहला पॉइंट दिया, मैं ड्रैग करता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये तो हमने रफली लाइन लगाई। आइए अब हम प्रॉपर लाइन लगा के देखते हैं। सबसे पहले ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन सीधी रहे। लाइन की कमांड लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, पहला पॉइंट देंगे, उसके बाद ये देखें मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ कीबोर्ड से लिख लेता हूँ, ये देखें 4, यहाँ पे ये 4 लिख रहा है आगे। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ जी फुट। अब जो हमारी लाइन होगी वो 4 फुट की होगी। ठीक है, आप इंटर प्रेस कर दें। अब एक दफा आप इंटर प्रेस करेंगे तो कमांड जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसको जूम इन कर दें, बाजू का बहुत ज्यादा जूम आउट हुआ पड़ा होता है तो हमारी लाइन लग जाती है, हमें नजर नहीं आती। आप देखें 4 फुट की लाइन लगी हुई थी लेकिन बहुत छोटी थी। अब देखें कमांड मैंने इंटर प्रेस किया, एग्जीक्यूट नहीं हुई। जी, तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, कमांड को खत्म करने के लिए दोबारा इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारी कमांड खत्म हो गई, बिल्कुल ही जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, मुकम्मल हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे 4 इंच की लाइन लगाना चाहता हूँ, और ठीक है मैं लाइन की कमांड लेता हूँ यहाँ से, ठीक है इंटर प्रेस करता हूँ, एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है लाइन की कमांड लें, इंटर प्रेस किया मैंने, ये देखें यहाँ से मैं इसको स्नैप ट्रैकिंग ले ली। अब मैं इस तरफ डायरेक्शन देता हूँ, अब मैं सिंपल 4 लिखूंगा। ठीक है, अब इधर इंसर्शन स्केल में आपको याद होगा हमने यूनिट रखे थे इंचेस, अगर मैं सिंपल इंटर प्रेस करूंगा तो भी ये 4 इंच की लाइन लगेगी। ये देखें 4 इंच की, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज निकल आएंगी। ठीक है, ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये देखें 4 इंच की है, मैंने इंच का सिंबल नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलवाता चलूं, ये देखें कि इंसर्शन स्केल में हमने क्या रखा था, इंचेस रखा था। अगर यहाँ पे फुट रखा होता तो डेफिनेटली ये फुट में होता, लेकिन अगर हम जैसे फीट फीट रखेंगे तो ये आर्किटेक्चरल है, ये क्या करेगा, ये एरर देगा कि जी, एरर तो नहीं होता, बेसिकली कहता है कि जी आप फुट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चरल में फुट, जी सॉरी बीच में क्या होता है कि इंटरनेट का जो है थोड़ा थोड़ा सा इशू बन जाता है। जी, तो इंसर्शन की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा इंच सिलेक्ट था, तो हमने क्या किया कि हमने जब भी ये देखें लाइन की, मैं दोबारा कमांड ले लेता हूँ, कि मैंने कमांड ली थी यहाँ से लाइन की। आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? आवाज क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब देखें कि जो है ना, हमने लाइन की कमांड ली, अब मैं कीबोर्ड से 4 प्रेस करूंगा, ठीक है 4 लिखूंगा, शिफ्ट जी, तो हम थे लाइन की कमांड पे। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने 4 लिखा है, अगर मैं इंटर का सिंबल डालना चाहता हूँ इस 4 के आगे, ठीक है मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और यही बटन इंटर के जो बिल्कुल कीबोर्ड में बैक साइड पे ये बटन होता है, इंटर प्रेस करूंगा तो अब ये इंच का सिंबल डालेगा। ये जो दो आपके सिंबल साथ साथ में होते हैं, आप इसको मतलब जो है वैसे तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, लेकिन इधर ये इन्वर्टेड कॉमर्स नजर नहीं आते, अगर आप इनको देखोगे तो दो इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो बिल्कुल साथ साथ आपको नजर आएंगे, ये इंच का सिंबल होता है। आप इसको जो है लिख के इंटर प्रेस करेंगे, अब देखेंगे बिल्कुल 4 इंच की हमारे पास लाइन।
जी अली, आवाज मेरी क्लियर आ रही है बच्चे? जी आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक हो गया। ठीक। अच्छा जी, सब बच्चों को इस चीज की समझ आ गई कि फुट और इंचेस का कैसे सिंबल डालना है। आइए अब हम देखते हैं लाइन को, और थोड़ा सा लाइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइन की कमांड के लिए आप या तो लाइन की आइकन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, आइकन पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपने कोई भी कमांड लेने के बाद कमांड बार के अंदर ये जो ऑप्शन है, आपने इन पे लाजमी फोकस करना है, इनको देखना है कि वो चाहती क्या है। बेसिकली अगर आप कंप्यूटर की बेहतरीन नॉलेज रखते हैं तो कंप्यूटर का हर प्रोग्राम, हर कमांड खुद गाइड कर रही होती है यूजर को कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कमांड को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइन की जैसे आप कमांड लेते हो, कहते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वो हमें बता रहा है कि आपने पहला पॉइंट देना है। देखिए मैं पहला पॉइंट दे देता हूँ। अब मेरी जो लाइनें हैं, जो कि मैंने आर्थो मोड ऑफ किया हुआ है, मैं इसको बेशक जो है ऑन किया हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए मैं किसी भी डायरेक्शन में लाइन लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट स्टेप वो बता रहा है, कहता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू। अब मैं अंडू का भी समझा देता हूँ ये क्या चीज होती है। अब देखिए मैंने ये नेक्स्ट पॉइंट दिया। अच्छा, एक चीज मैंने कल बताई थी, कर्सर को आगे पीछे करने से जूम इन जूम आउट होता है। आपका जो स्क्रॉल बटन होता है या रोलर बटन जो होता है माउस के ऊपर, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, क्लास पहली क्लास के अंदर। ठीक है, आगे की तरफ जो है जूम इन होता है जब आप ड्राइंग में आगे की तरफ अंदर की तरफ जाते हैं। जब आप ड्राइंग से बाहर की तरफ आते हैं, यानी कि ड्राइंग को स्केल जो है या साइज जो है वो छोटा होता जाता है, आप जूम आउट करते जाते हो। ठीक है, अब देखें मैं इस डायरेक्शन में लाइन को रख देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी अब 4 फुट की लाइन लगाओ। 4 फुट लिखा, डबल इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखें उसी डायरेक्शन में 4 फुट की लाइन लग गई है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस लाइन को पकड़ता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में मुझे कम से कम 5 फुट की लाइन लगा दो। मैंने लाइन का पहला पॉइंट दिया, ठीक है, माउस की मदद से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो बटन है, ठीक है, उससे हाथ उठा लेना है, यानी कि लेफ्ट बटन से हाथ उठा लेना है। ठीक है, ये देखें 5 फुट आप लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देते, अब इस डायरेक्शन में 5 फुट की लग गई। यानी कि क्या है कि आप लाइन का पहला पॉइंट देने के बाद, ठीक है, अब मैं यहाँ से पहला पॉइंट दे देता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं जिस डायरेक्शन में मर्जी दे दूँ। अगर आप आर्थो मोड ऑन ऑन रखोगे, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है F8। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट की इसका जो है ये दिखा भी दूंगा, इधर वो नीचे इधर भी है, मैं आपको भेज भी दूंगा। ये देखें वर्टिकल डायरेक्शन में मैं कहता हूँ कि जी कम से कम 7 फुट या 6 फुट मेरी लाइन ऊपर है, 6 फुट लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन की सिंपल सी कमांड थी। अब लाइन की कमांड जैसे ही आप लेते हैं, ये देखिए मैंने पहला पॉइंट दिया, एक ऑप्शन होता है अंडू। अब अंडू का क्या काम होता है, जो आप लाइन के अगर कोई पॉइंट आप दे चुके हो, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन के ये पॉइंट दे दिए हैं, ये देखें। ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और जेड का बटन, यानी कि कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, तो ये पॉइंट खत्म होते जाएंगे। ये देखें मैं कंट्रोल जी प्रेस करता जा रहा हूं तो वो पॉइंट खत्म हो जाते हैं। या मैं यू लिख के, ठीक है, कमांड बार के अंदर ये जो कमांड है, कमांड शुरू होने के बाद जो ये जो कमांडें अंदर नजर आती हैं, इनको हम बोलते हैं सब कमांड्स। इनको क्या बोलते हैं? सब कमांड्स। इन सब कमांड का पहला जो वर्ड होता है, ठीक है, वो उसकी शॉर्टकट की होता है। बाज़ का दो दो तीन तीन हर्फ पहले सेम होते हैं, तो जो हर्फ इसमें ब्लू कलर के होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, उसकी शॉर्टकट की होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूरा भी लिख सकते हैं अंडू, लेकिन इसमें ये देखो अंडू का यू ब्लू है, सो इट्स मीन्स कि इसका जो शॉर्टकट की है वो यू। अब यू लिख के इंटर प्रेस करेंगे, वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। दोबारा यू लिख के इंटर प्रेस करेंगे, एक स्टेप पीछे। इसी तरह से दोबारा यू लिख दें, ठीक है, वो बिल्कुल अपने इनिशियल पे। आप शुरू से यू लिख दें
ठीक है, वो पहला पॉइंट ही खत्म कर देगा, कहेगा कि जी आए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएं आप। इस चीज का आपको क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से यस लिख दें अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक हो गया? बाकी भी लिखा करें यार, मुझे पता चले कि सबको समझ आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? गुड हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने सेट किए थे ड्राइंग के यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं। ठीक है, कैड में आप देख सकते हैं, मैं कैड का डिस्प्ले ले आता हूँ प्रॉपर। ठीक है, अब नजर आ रहा होगा सबको। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास डायमेंशंस की पैनल है। ठीक है, डायमेंशन के पैनल में आपने जाना है, ठीक है, इस ऑप्शन पे। इसको कहते हैं डिम लीनियर। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है DIMLIN। ठीक है, डिम लीनियर। आवाज आ रही है सब बच्चों को? हमने जब कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना लिया तो हम उसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे। पहली जो डायमेंशन है वो है लीनियर डायमेंशन, यानी कि सीधी पैमाइश बिल्कुल। ठीक है, या तो आप क्लिक कर दो आइकॉन पे जाके, या आप शॉर्टकट की में लिखो डिम लीनियर। अब मैं डिम लीनियर लिखता हूं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि इंटर और स्पेस बार दोनों बटन्स का एक ही काम है। आप इंटर प्रेस कर दो या स्पेस बार प्रेस कर दो, कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, कमांड एक्टिव हो जाती है। अब देखें, कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूं, मैंने इसको मेजर करना है, मैं इसके दो एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। पहला पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट करता हूं, इसका दूसरा मैं ये सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन लगा देता हूँ। अब देखें, बेसिकली डायमेंशंस हमें नजर आ रही है कि ये जो लाइन है ये 4 फुट की है, लेकिन हमें वो बहुत छोटी नजर आ रही है, ये जो टेक्स्ट है डायमेंशन का। ठीक है, अब हम ये ना समझिए कि मैं आपको डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, डायमेंशन का जस्ट मैं आपको जर्नल पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें हम इस डायमेंशन लाइन के टेक्स्ट, ठीक है, ये जो डायमेंशन लाइन है बेसिकली ये डायमेंशन लाइन है, ये एरो हेड होते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है जो ओरिजिन से होती है, यानी कि जिस पॉइंट के रेफरेंस से हमने डायमेंशन ली होती है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। यानी कि डायमेंशन लाइन के बिल्कुल ये जो है वर्टिकल होती है, या बिल्कुल सामने आप कह लो कि होती है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। और ये जो होता है पॉइंट, जिसको हम जिस जगह से हम डायमेंशन लेते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब मैंने एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया ओरिजिन, दूसरा जो मेरा ओरिजिन पॉइंट था वो था ये वाला। आइए अब हम टेक्स्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट साइज बढ़ाएंगे, ये जो एरो हैं इनका साइज बढ़ाएंगे। अब ये कहाँ से होगा? ये उसी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से होगा। आप डी लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे, ठीक है, ये देखें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हो रह जाएगा आपके पास ओपन। अब मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाओगे। मॉडिफाई में आपके पास ये देखें मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब आपने परेशान नहीं होना, ढेर सारे ऑप्शन देख के आपने परेशान नहीं होना। आप क्या करोगे, सुकून से देखोगे, अच्छा यार ये ऑप्शन है, इसका ये मतलब होता है। बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है और आपके इंग्लिश कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको खुद खुद कमांड की जो इंग्लिश लिखी होती है उससे पता चल जाएगा यार ये चाहते क्या हैं और ये कमांड किस मकसद के लिए। सबसे पहले आप जाओगे टेक्स्ट में। ठीक है, आपने फिलहाल स्टाइल को, कलर को और फिल कलर को नहीं छेड़ना। आप आओगे टेक्स्ट हाइट पर। हम कहते हैं कि यार हमारी टेक्स्ट जो है उसकी हाइट 2 इंच हो। ठीक है, 2 लिखोगे, इंच का सिंबल डाल दोगे तो भी बेहतर है, नहीं भी डालो तो इंसर्शन स्केल में हमने इंच सेलेक्ट किया तो ये डेफिनेटली इंचेस में होगी। ठीक है, ये देखिए मैं 2 लिखता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। इंटर आप ना भी प्रेस करें तो वो इंचेस में होना है। ठीक है, आप लिख दें कोई मसला नहीं है, ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। उसके बाद आएंगे हम एरो हेड्स पे। ये देखें, ये फर्स्ट एरो हेड, सेकेंड एरो हेड। चूंकि दो लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं, इसलिए पहले वाला जो होता है लाइन का जो पहला पॉइंट होता है वो फर्स्ट एरो हेड होता है, जो दूसरे पॉइंट पे होता है वो सेकंड एरो हेड होता है। लीडर एक अलग चीज है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे एरो साइज पे। इसको भी हम कहते हैं कि यार ये भी 2 इंच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ओके कर दो। सेट करंट लाजमी करना है। ठीक है, मॉडिफाई के बाद अगला अमल जो होता है वो सेट करंट का होता है। आपने सेट करंट करके क्लोज कर देना। अब आप देखेंगे
हमने लाइन को प्रॉपर एक डायमेंशंस दी थी और उसका अब हमें ये लाइन नजर भी आ रही है कि ये 4 फुट की है। ठीक है, ये देखें ये 4 फुट। अब मैं कोई एक और लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये देखें मैं लाइन लगाता हूँ, वो मैं लगाता हूँ 10 फुट की। अब एक चीज का फर्क हम यहाँ पे जानेंगे। जब हमने, ये देखें मैं यहाँ से यहाँ इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ। अब देखें, ठीक है, 10 फुट वाली में हमें एरोहेड थोड़े से, या अगर हम गौर से देखें इस चीज को तो ये सही नजर आ रहे हैं। 4 फुट वाली में अगर आप देखोगे तो ये आपको टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। अब हम जाते हैं थोड़ा सा बड़ी लाइन लगाते हैं 50 फुट की। जी जी, यहाँ तक जो है नजर आ रहा है डिस्प्ले सबको? डिस्प्ले नजर आ रहा है सभी बच्चों को? जी, डिस्प्ले नजर आ रहा है बच्चों? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सारे बच्चे? जी, ठीक होगा। अच्छा, अब देखें, जैसे हमने 50 फुट की लाइन लगाई, ठीक है, उस पे अब हम डायमेंशन लगाते हैं। ये देखें, अब 50 फुट की लाइन में पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया। अब देखें, अब जो डायमेंशन है वो अनरीडेबल हो गई। ठीक है, अब डायमेंशंस अनरीडेबल हो गई। क्यों अनरीडेबल हो गई? लाइन लेंथ ज्यादा है, टेक्स्ट की जो साइज है वो बहुत छोटा है इस लाइन लेंथ के हिसाब से या इस ड्राइंग के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा जाएंगे, डी इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई पे जाएंगे। उसके बाद अब हम टेक्स्ट जो, उस्मान अदरीस, अब आवाज आ रही है? उस्मान, अब आवाज आ रही है? उस्मान, अब आवाज आ रही है? जी, अब आवाज क्लियर आ रही है सभी को? उस्मान? जी, सॉरी, बार बार जो है ना इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी का मसला आ जाता है। अब आवाज क्लियर आ रही है उस्मान अदरीस? सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? उस्मान, अब भी आवाज नहीं आ रही आपको? उस्मान अदरीस, आवाज अब भी नहीं आ रही? आपका थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो वीक हो सकता है। मेरे पास भी जो है ना, एक्चुअली में यहाँ पे भी मौसम सही नहीं है, बारिश वाला मौसम है काफी जो है ना, तो इसलिए थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा है। उम्मीद है आप सब बच्चों को जो है आवाज अब क्लियर आ रही होगी। अब क्लियर आ रही है आवाज? सिग्नल तो मेरे पास भी पूरे हैं बच्चे। एक्चुअली में ये होता है बैंडविड्थ का, कि वो कितनी स्पीड दे रहा है। सिग्नल पूरे होने से कुछ नहीं होता, स्पीड पे डिपेंड करता है। अब आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? सही। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने एरो साइज को और टेक्स्ट की हाइट को बढ़ा देना है फिलहाल। अब बाकी चीजों को नहीं छेड़ोगे, बाकी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह साथ साथ देखते जाएंगे। अब देखें, एरो साइज हम कर देते हैं कि जी कम से कम 6 इंच का एरो हो जाना चाहिए। ठीक है, एरो साइज हो जाना चाहिए। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट हाइट हम कर देते हैं कि जी टेक्स्ट हाइट कम से कम वो 10 इंच हो जानी चाहिए। ठीक है, आप ओके करोगे, सेट करंट एंड क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब आप देखेंगे इन पे भी टेक्स्ट हाइट बड़ी हो गई है, लेकिन ये जो 50 फुट की लेंथ थी, ये जो डायमेंशंस थी ये रीडेबल हो गई हैं। ठीक है, इसमें टेक्सटाइल कैसे बनाने हैं, कैसे मॉडिफाई करने हैं, ये नेक्स्ट हम उस चीज को सीखेंगे। आइए अब हम एक सिंपल सी ड्राइंग बनाते हैं और उसके ऊपर हम टेक्स्ट इंप्लीमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, अर्थो मोड आप ऑन कर लेंगे, पहला पॉइंट देंगे, मैं लगाता हूँ 20 फुट की, इंटर प्रेस करता हूँ। और फिर अब मैं ऊपर एक लाइन लगाता हूँ 20 फुट की, इंटर प्रेस करता हूँ। अब आप
आपको मैं अभी से ड्राइंग टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 20 फुट की ना ये लाइन लगाने की जरूरत है ना ये लाइन लगाने की। अगर आपको इसी लाइन की यानी कि एक लाइन की सीध में आपको बिल्कुल दूसरी लाइन पैरेलल चाहिए तो आप वहां से ट्रैकिंग कर लो, सिंपल, ठीक है। ये थोड़ा सा उस पॉइंट पे जाओ, स्नैप पे थोड़ा सा ट्रैकिंग करो और जाके एंटर कर दो और उसके बाद यहाँ पे मिला दो। अब देखें, आप मैंने सिर्फ ये 2 लाइनें ड्रॉ की, अगली 2 लाइनें जो है मैंने एग्जैक्टली सही ड्रॉ की हैं और ट्रैकिंग से की हैं लाइनें ये। अच्छा, अब देखें, अब हम, आवाज आ रही है सभी बच्चों को? अब आप देखेंगे कि अब हमने, ठीक है, इनके ऊपर डायमेंशंस ड्रॉ करनी है। अब आप क्या करोगे, सिंपल, आप यहां से जाओगे, ठीक है, लीनियर डायमेंशंस को लोगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने डायमेंशन ड्रॉ कर दी, ये देखें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ये डायमेंशन ड्रॉ हुई है। आपने जूम इन जूम ऑन आउट को लाजमी यूज करते रहना है। अब देखें, मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, लीनियर में जाता हूँ, पहला पॉइंट मैं ये वाला दे देता हूँ, दूसरा ये वाला। फिलहाल मैंने कुछ और सेटिंग आपको नहीं समझाई है, ये देखें, ये 20 फुट की। इसी तरह से आप साइडों पे भी डायमेंशन लगाओगे, ये देखें ऐसे, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रैक्टिकल करना है, यूनिट सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है, मुख्तलिफ लाइनें जो है लेंथ में लगानी है, ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ लाइनें लगा के आपने उनके ऊपर डायमेंशंस लगानी है। आप चाहें तो ये देखें, सिंपल सा, आप उसके ऊपर डायमेंशंस लगा के क्या करोगे, आप स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर, मोबाइल से पिक्चर बना के मुझे भेजेंगे कि सर ये देखें हमने प्रैक्टिस कर ली इन चीज़ों की, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसको हम आज पूरा घंटा देंगे, जिसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है और उसको बार बार आपने कम से कम 2 मरतबा रिपीट करके सुनना है। कैट का आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करेंगे। आज की इसकी बेसिक कमांड में यूनिट सेट करना, लाइन की कमांड और डायमेंशंस की कमांड जो है वो शामिल थी, और डायमेंशन के यूनिट सेट करना शामिल था, ठीक है। कैट का यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? कैट का क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? अब प्लीज हर बच्चा मुझे जो है यस लाजमी लिख दे। जिसको कहीं से भी समझ नहीं आई मुझे अब बता सकता है, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। हाँ, उसामा, आपको क्लियर है? उसामा, अपना पूरा नाम लिखा करें आप ना यार, अब ये जो है ना मिक्स हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक है ना, अब इस फाइल को आपने लाजमी सेव कर देना है, ठीक है। आपने डिपेंड शॉर्टकट कीज को ज्यादा यूज करना है कैड के अंदर। सक्सेसफुल कैड ऑपरेटर बनने के लिए आपने सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करनी है वो शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है। आपने जितना कितना हो सकता है शॉर्टकट कीज़ को आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ से, आप वैसे क्लिक कर रहा हूँ आइकॉन पे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ड्राइंग को आप क्या करोगे, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ विद क्लास 2, ठीक हो गया। और P1 यानी कि प्रैक्टिकल 1 के नाम से मैं इस ड्राइंग को सेव कर देता हूँ, ये देखें। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, अब हम आते हैं पीपीटी पे, ठीक है जी। इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये सारे ये हम बाद में पढ़ते रहेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट फंडामेंटल। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो टॉपिक था हमारे पास, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और ड्राइंग शीट्स का, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हम प्रोजेक्ट फंडामेंटल का थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा जी, पीपीटी का डिस्प्ले सभी बच्चों को नजर आ रहा है? अच्छा, जो बच्चे मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, मैट्रिक बेस्ड हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, या जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, ठीक है, वो बच्चों को आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमने कोई प्रोजेक्ट, किसी भी क्लाइंट ने हमें जब देना है तो हम उससे क्या प्रोजेक्ट ब्रीफ लेंगे। प्रोजेक्ट ब्रीफ बेसिकली बेसिक, या आप कह लो कि इब्तदाई इंफॉर्मेशन होती है जो क्लाइंट और आर्किटेक्ट के बीच में एक्सचेंज की जाती है कि आर्किटेक्ट को क्या चाहिए, क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। हम इसको देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रोजेक्ट और इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट आर कैड प्रोजेक्ट्स, ठीक है।
कैट प्रोजेक्ट्स चाहे वो मैकेनिकल के हों चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, ये मैंने सारे एट द एंड जो चीज़ है प्रोजेक्ट ब्रीफ के जो टेम्पलेट्स वगैरह है वो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला है कि आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट ब्रीफ होता क्या है। बेसिकली जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, यानी कि उसका डिज़ाइन करना चाहते हैं या उस प्रोजेक्ट को हम प्लान करना चाहते हैं या उसके ऊपर हम प्रोसेस करना चाहते हैं, हमें उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोजेक्ट ब्रीफ कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जिनको नहीं पता होता कि कैसे ये सेटिंग्स करनी है, तो उनके लिए भी ये चीज़ मैंने इसके लिए एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ जो है बच्चे जो अब इनिशियल में आप करोगे, वो प्रोजेक्ट ब्रीफ आप खुद से तैयार करोगे या आप मेरे से डिस्कस करोगे कि सर ये चीज़ें हैं, मुझे आपको प्रोजेक्ट दें, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यानी कि एक चीज़ है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप सिविल में हो चाहे आप डिप्लोमा में हो, आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ का इतना इल्म नहीं होता। आप खुद से जो है मतलब अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये प्रोजेक्ट में होना चाहिए, या आपको कभी टीचर कोई वर्क देते हैं तो वो कहते हैं बच्चे ये है, आप उसमें इतना खुद से ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन जब आप क्लाइंट का प्रोफेशनली फील्ड में करोगे तो आप क्लाइंट से ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन लोगे, और ये जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल नॉलेज है, आपने अपनी इब्तदाई इसी चीज़ से करनी है। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अर्ली स्टेज में जो आप क्लाइंट से लोगे डिज़ाइन के अर्ली स्टेज में, ये आपको डिज़ाइन के लिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट की प्लानिंग और प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आएँगी, उनके लिए डिसीजन मेकिंग का काम करेगी। आया आपने डिज़ाइन कैसे करना है? आया आपने कोई प्रॉब्लम आई है उसको कैसे सॉल्व करना है? ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट ब्रीफ जो है, अगर हम बीइंग अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर देखें किसी भी जो है ना उसको, या जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पर, हमारे पास बेसिकली बिल्डिंग में, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में या बिल्डिंग डिज़ाइन में दो तरह की प्रोजेक्ट ब्रीफ होती हैं। एक हम कहते हैं प्राइवेट और डोमेस्टिक क्लाइंट। ये बेसिकली ऐसे क्लाइंट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमसे कोई घर डिज़ाइन करवाना होता है, ठीक है, या उन्होंने कुछ अपना जो है मतलब डिज़ाइन करवाना होता है, और उन क्लाइंट्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता। उनके पास जर्नल इंफॉर्मेशन या बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है। उन्हें ना आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का पता होता है, ना उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पता होता है। उन्हें इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया है, ठीक है, उसने घर बनवाना है। अगर उसके पास प्री नॉलेज होगा तो आपको बता देगा कि यार इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा कमर्शियल क्लाइंट, ठीक है। कमर्शियल क्लाइंट एक ऐसा क्लाइंट होता है जो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस से मुराद नहीं कि हमारी फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से मुराद होता है कि उसको ऑलरेडी पता होता है कि ये चीजें हैं, ठीक है। डिफरेंट मतलब प्रायोरिटीज क्या होंगी उस प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप बीइंग एन आर्किटेक्ट और बीइंग ए ड्राफ्टमैन काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास एक साइट सुपरवाइजर आया है। अब वो साइट सुपरवाइजर क्या करेगा, वो अगर किसी साइट पे सुपरवाइज कर रहा है तो किसी और घर का सुपरविजन या न्यू घर शुरू करवाना चाहेगा, तो वो उसके क्लाइंट को कह देगा कि जी आइए मैं आपको नक्शा बनवा देता हूँ। अब बेसिकली वो क्लाइंट को आपसे डायरेक्टली बात नहीं करवाएगा, वो खुद आपसे बात करेगा और आपको बोलेगा मेरा क्लाइंट फलां जगह पे है, मैं उसकी जगह पे आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। अब वो जो साइट सुपर है बेसिकली आप उसको कमर्शियल क्लाइंट समझो। क्यों कमर्शियल क्लाइंट? क्योंकि उसको ऑलरेडी नॉलेज है, उसको पता होगा ड्राइंग क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे डील करते जो है होती हैं चीजें। ये नॉलेज उसके पास ऑलरेडी होगा। लेकिन अगर वो बीच में से निकाल दो, डायरेक्टली आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, कि उसे पता ही नहीं होगा कि यार बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है, बिल्डिंग का थीम क्या होना चाहिए, बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे होगी, बिल्डिंग की ओरिएंटेशन कैसे बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको पता ही नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रॉपर प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं होंगी। तो उसको हम इसलिए प्राइवेट और डोमेस्टिक क्लाइंट कहते हैं। लेकिन कमर्शियल क्लाइंट में आप समझिए कि एक ऐसा क्लाइंट है जिसको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल के पार्ट्स के ऊपर आ जाओ, एक ऐसा बंदा आया है जिसने कोई मतलब मैकेनिकल का पार्ट्स बनवाना है, उसको ऑलरेडी उस चीज़ का नॉलेज होगा। तो आपको कह देगा कि बेटा सीएनसी में आपने ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं करनी, या आपने इसको जब आप खराद मशीन है, जो भी आपकी वो मशीनें होती हैं, जो आपकी डाई वगैरह जो भी होती हैं मैकेनिकल की, तो उसको आपने ऐसे ऐसे डील करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि इस ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। ये ब्रीफ क्यों ज़रूरी होती है? ये ब्रीफ बेसिकली प्रोजेक्ट की जान होती है। क्यों प्रोजेक्ट की जान होती है?
कि जब मैं आपको आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल सफ़र करना है, तो जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी मंजिल है, वो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो उस बीच में आप बस पे मतलब कहाँ तक अड्डे तक कैसे पहुँचोगे, कौन-सी बस चूज़ करोगे, उसका रेंट क्या होगा, उसमें एसी है या नहीं है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, फिर वो बस कौन से रूट से जाएगी, उस रूट के ऊपर कितने टोल प्लाज़ा हैं, मतलब ये सारा कुछ जो है, ये आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अगर होगी, तो आप बेहतर तरीके से बेहतर बस का इंतखाब कर सकोगे और बेहतर सफ़र कर सकोगे और आसानी से आप कोई भी बेहतरीन कंफर्टेबल सोर्स चूज़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच जाओगे। तो इसी तरह से आप इस चीज़ को अगर प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, तो अगर आपके पास बेहतरीन डिज़ाइन ब्रीफ और प्रोजेक्ट ब्रीफ होगी, तो आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकोगे, आपके पास सारी मालूमात होगी। क्लाइंट आपको ऑलमोस्ट बता देता है, जितने भी क्लाइंट होते हैं जो वेल नोन होते हैं, जिनको पता होता है कि हमने लाखों या करोड़ों रुपए लगाने हैं, तो उनको ऑलरेडी ये भी पता होता है कि हमने क्या-क्या चूज़ करना है। तो उसमें है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ डिज़ाइन ब्रीफ कैन इवॉल्व ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है? कि ये जो डिज़ाइन ब्रीफ है, ये सारी ज़िंदगी उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट रहती है। इसलिए ये ज़रूरी समझी जाती है, क्योंकि डिज़ाइन ब्रीफ से ही बेसिकली प्रोजेक्ट की इब्तिदा होती है। ठीक है? ये बेसिकली डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है? उसके बाद क्लाइंट और जो यूज़र होता है, ठीक है? जो भी चेंजेस अकर होंगी ड्यूरिंग डिज़ाइन जो है मतलब प्रोग्रेस या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, उसका भी आपको पता चलता रहेगा कि यार क्लाइंट ने ये कहा था, ठीक है? बाद में क्लाइंट ने ये चेंजेस करवाई हैं। तो इसी तरह से उसके बाद है, ब्रीफ नॉट ओनली फुलफिल द एस्थेटिक एस्पिरेशन ऑफ द बिल्ड, ठीक है? फंक्शन रिक्वायरमेंट्स नीड टू। उसमें और एक बात वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप ब्रीफ लोगे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आपने जो ब्रीफ ली है वो कंप्लीट वही प्रोजेक्ट की जो है सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नहीं। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बाद में ऐड करोगे, ठीक है? ब्रीफ बेसिकली मेन मेजर इन्फॉर्मेशंस होती हैं। माइनर इन्फॉर्मेशन आपको ड्यूरिंग वर्क बार-बार क्लाइंट को कॉल करके, या जो भी आपका आगे से एंड यूज़र वाला बंदा है, सामने वाला बंदा है, आप उससे राब्ता करके डिस्कस करते रहोगे। साथ-साथ आपने जितना डिज़ाइन प्रोग्रेस किया होगा, वो आप दिखाते रहोगे कि यार इतना है, इसको हमने चेंज करना भी है या नहीं करना, ठीक है? उसके बाद है कि विद स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर डेवलप्ड विदाउट अ क्लाइंट फोकस इट इज़ पॉसिबल टू कंसीडर द साइट और प्लेस एज़ द क्लाइंट एंड कंसीडर द नीड्स ऑफ द साइट। अच्छा, इसमें वो कहना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं ये बात आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो खुद ही एज अ क्लाइंट के तौर पर मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट में चाहिए, ठीक है? ये प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए, और कौन सी नीड्स हैं, कौन सी नहीं है। उसके बाद है हेल्प योर क्लाइंट डेवलप अ ब्रीफ। तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सारे बच्चे एक मर्तबा यस लिख दें, क्योंकि इससे आगे जो मैं समझाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसामा, आवाज़ क्लियर है? गुड हो गया। अच्छा, इस चीज को देखें, हेल्पिंग योर क्लाइंट डेवलप अ ब्रीफ। अब कहते हैं कि ऑफन क्लाइंट्स particularly डोमेस्टिक मे बी फाइंड इट daunting to compile a design brief, and as such is important that we have professional guide our client to give us the information we need। बेसिकली हमारे पास जो डोमेस्टिक क्लाइंट आता है ना, उसको इतना इल्म नहीं होता, हमने उसको बताना होता है ये मटेरियल है, इसको लगाएँगे, ये कॉस्ट आएगी, घर की हम ऐसे प्लानिंग करेंगे, मतलब टीवी लॉन्च यहाँ पे होगा, किचन यहाँ पे होगा। इसी तरह से घर के अंदर प्राइवेट और सेमी प्राइवेट और पब्लिक एरियाज़ घर के अंदर कहाँ पे होंगे। इसी तरह से हम उसको बताएँगे घर की विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह का साइज़, प्लेसमेंट क्या होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें पता नहीं होती। मोस्टली आप में से अक्सर बच्चे जो डिप्लोमा कर चुके हैं, उनको अक्सर ऐसे बंदों से मुलाकातें हो जाती होंगी जो कहते होंगे कि यार एक नक्शा ही बना दो। उन्हें पता ही नहीं होता कि नक्शे में क्या चीज़ है, क्या नहीं है। इवन के आप में से कुछ बच्चे जो फील्ड में जॉब कर रहे होंगे, जब क्लाइंट उनके पास आता होगा तो वो पूछता होगा, यार ये मम्टी क्या चीज़ है? ठीक है? यार ये जो स्टेयर रूम है या हेड रूम है, ये क्या चीज़ें हैं? यार ये ओटीएस क्या चीज़ होती है? ये डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं होता। तो हमने क्लाइंट को हेल्प आउट करनी है कि वो अपना ब्रीफ के अबाउट खुद बताए। बाज़ औक़ात बड़े-बड़े क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कैसे करवाने हैं। फिर हम उनको ब्रीफ देते हैं। अब ये ब्रीफ मुख्तलिफ सूरतों में होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मुझे प्रपोज़ल दो। प्रपोज़ल के साथ-साथ आप एक ऐसा प्लान बनाते हो जिसमें फर्नीचर लेआउट भी कर देते हो, साथ-साथ आप एक पिक्चर्स वगैरह उन चीज़ों के लगाते हो कि जी ऐसे-ऐसे ये हम सोच रहे हैं। अच्छा, 10 मिनट बाद अगला सेशन आपने लाज़मी जॉइन करना है। आगे वो कहता है कि वी हैव पुट टुगेदर 2 चेकलिस्ट क्वेश्चनियर्स व्हिच आर सर्टेनली नॉट एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने ये कर दिए हैं, आगे एंड पे जो है
ये क्वेश्चनियर और ये सारी जो है टेम्पलेट्स वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें क्लाइंट्स को जब वो पढ़ता जाएगा उसको पता चलता जाएगा कि यार ये चीजें हमने आर्किटेक्ट को बतानी है या ड्राफ्टमैन या जिसने भी प्रोजेक्ट करना है उसको बतानी है। अब इसमें आर्किटेक्ट से जो है आर्किटेक्चर की फील्ड रिलेटेड बंदा अपना टेम्पलेट देखेगा कि यार मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट ब्रीफ की, मैकेनिकल वाला अपना देखेगा, अगर कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो वो आर्किटेक्ट से रब्ता करेगा कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सिविल वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चाहिए ब्रीफ, तो क्लाइंट से वो अलग ब्रीफ ले सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली ठेकेदार से अलग ब्रीफ ले सकते हैं। ये चीजें क्या होती हैं इसको आगे देखते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल डिजाइन, ठीक है, हमारा मेजर फोकस जो है इस कोर्स में वो रेजिडेंशियल डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिडेंशियल डिजाइन ब्रीफ चेकलिस्ट के ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमने क्लाइंट से लेनी होती हैं प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले और डिजाइन प्रोसेस शुरू करने से पहले। ब्रीफिंग रिक्वायरमेंट्स विल वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन स्केल एंड नीड। ब्रीफिंग जो है वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जब मैं क्लाइंट से बात करता था उसे पता ही नहीं होता था। मेरा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वेंडम मॉल दोहा, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा मॉल है कतर में दोहा में। उसके अंदर जो है वेंडम मॉल के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट किया आफ्टर टी नून कैफे। मेरी क्लाइंट थी, ठीक है, कतर से ही। तो उन्होंने मुझे जस्ट लिखा कि मुझे जो है आफ्टर टी नून कैफे चाहिए, सर्कुलर शेप में हो, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कुछ कप्स की कुछ टेबल की पिक्चर भेजी और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो है वो क्लासिक आर्किटेक्चरल स्टाइल चाहिए। अब मेरे लिए ये बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है डिटेल्स थी जो उसने मुझे बता दी। अब बाकी जो चीजें थी वो मैंने उसने मेरे से शेयर की नहीं। मैंने उससे पूछा कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहती हैं कि आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। इसका मतलब था कि मेरा वो जो क्लाइंट था वो डोमेस्टिक था, उसको पता ही नहीं था कि और मैंने क्या बताना है, कलर थीम क्या होगा, कलर साइकोलॉजी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेस साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, उसके बाद जो है मतलब बाकी सारी चीजें जो है वो जब मैंने उसको प्रोजेक्ट ब्रीफ भेजा तो उसने मुझे फिल करके बकायदा वर्ड पे वापस भेजा, तो उसने मुझे शुक्रिया अदा किया। वो कहती है मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था ऑलरेडी, आपने आपका शुक्रिया कि ये चीज़ें मैंने गूगल से सर्च की, मैंने देखी, मैंने उनमें से पसंद की। फिर जब मैंने पसंद कर ली फिर मैंने जो है आपको वो चीज़ें भेज भी दी हैं, साथ में मैंने आपको वो प्रोजेक्ट ब्रीफ की चेकलिस्ट भी लिख के भेज दिया कि ये चीज़ें मुझे पसंद है, ऐसा ऐसा मुझे पसंद है। तो इस तरह के काफ़ी फील्ड में आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद है you will also find some aspects will be detected by a local authority regulation planning requirements and conservation restrictions। अच्छा, इसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट चाह रहा होता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बीच में लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड जो आपकी मैनेजमेंट के बाकी जो अथॉरिटीज होती हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम डीएचए में अगर चले जाएं तो वहाँ पे आपकी हाइट जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि आप मतलब 75 फुट या समथिंग है उससे ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते। आपको सेट बैक्स छोड़ने होते हैं, फ्रंट पे आपको मतलब 5 मरले का अलग सेट बैक है कि फ्रंट पे 5 मरले का मतलब 5 फुट छोड़ना है, या साइडों पे 2-2 3 फुट, इसी तरह से 10 मरले का अलग है। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट को पता नहीं होता कि यार मैं डीएचए में बनवा रहा हूँ या मैं एलडीए के बाइलास के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ या मैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी या भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या भावलपुर डीएचए या मुल्तान डीएचए। यानी कि इस तरह से हमने बिल्डिंग बाय लॉज को भी उस टाइम मद्देनजर रखना होता है। क्लाइंट को जब ब्रीफ हम ले रहे होते हैं क्लाइंट से, उसको हमने समझाना होता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हमें बिल्डिंग बाय लॉज इजाजत नहीं देती इस चीज की, तो अगर आप इस पे कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, मिसमार कर दी जाएगी उन जो है बिल्डिंग बाय लॉज वाली अथॉरिटीज की तरफ से। तो इसलिए डोमेस्टिक क्लाइंट को जो है ये सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। मैं आपको वो वेंडम मॉल वाली बात बताई कि मैंने सबसे पहले तो वेंडम मॉल के अंदर जो है उन स्पेसेस जो होती हैं उनके डिज़ाइन बाय लॉज पड़े और वो मुझे उसी क्लाइंट से मंगवाने पड़े। मैंने उसे कहा कि आप मुझे उनका एक पूरा जो है वेंडम मॉल वालों का जो मतलब स्पेस रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया होता है वो लेके भेजें। फिर उसने मुझे लेके भेजा, फिर मैंने पढ़ा और वो अरबी में था, मुझे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो है उसको समझना पड़ा इंग्लिश से। फिर मैं उस चीज़ को समझा कि अच्छा ये होती हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ये काफ़ी सारे जो है आपको एस्पेक्ट्स होती हैं जिनको आपने डील करना होता है। उसके बाद यू मे also find the brief will change and develop as you work on your early proposal, as you interact with your client and gain a better understanding of their needs। See below our checklist of questions। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि शुरू में आपकी ब्रीफ अलग होगी,
ठीक है। जैसे जैसे आप क्लाइंट के डिजाइन को इम्प्रूव करते जाओगे उसमें ब्रीफ चेंज हो जाएगी। रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था चकवाल में, 18 मरले की वो जो है कवर्ड एरिया था बिल्डिंग का। मैंने जब उसका 3D बना लिया, उसको इटालियन स्टाइल में, क्लासिक आर्किटेक्चर इटालियन स्टाइल में चाहिए था, तो उसने मुझे कहा मुझे 3D पसंद नहीं आया। मैंने कहा आपकी ने जो प्रोजेक्ट ब्रीफ में मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे कहा था कि जी मुझे इटालियन स्टाइल चाहिए। फिर मैंने दोबारा 3D बिल्ड किया। अब इसलिए मैंने नहीं मैं उकताया क्लाइंट से, क्यों? क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो उससे मजबूत हो गया कि एक ही जो प्रोजेक्ट था उसके मुझे दो 3D मिल गया, उसमें से मैं जो बेहतर लग गया उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दूंगा, बकाया वाले को मैं अपनी जो है वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा बाद में फॉर सेल के लिए। तो इसी तरह से जब आपकी ब्रीफ क्लियर नहीं होती तो आपको काफी सारे इश्यूज भी आ सकते हैं। अच्छा, अब हम देखें, जब आप क्लाइंट से मिलोगे, ठीक है, इनिशियल क्लाइंट क्वेश्चन, आप क्लाइंट से क्या क्वेश्चन करोगे? आप उससे फुल कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ क्लाइंट लोगे, क्लाइंट का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस, उसका ईमेल। उसके बाद आप साइट का फुल एड्रेस लोगे कि भाई साइट है कहाँ पे, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, या कौन से मतलब काउंटी, या कौन से उसके अंदर आ रही है। उसके बाद डिटेल ऑफ एनी अदर इंपॉर्टेंट पार्टीज इन द डिज़ाइन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद से एक घर का कर रहे हो तो आपको मसला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक घर का काम कर रहे हो, क्लाइंट आपको मिला है और वो आपको ठेकेदार से भी मिलवाएगा कि भाई आपने डिजाइन करना है, या आप क्या हो, आप ड्राफ्टमैन हो, ठीक है, ये ठेकेदार है, ये आपको बताएगा कि ये मटेरियल लगाना है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको कह रहा है, ठीक है। फिर ये जो चीजें हैं वो इसलिए कह रहा है कि थर्ड पार्टी या जो आपकी कोई और इम्पोर्टेंट पार्टी उस डिजाइन प्रोसेस में शामिल है, तो आप क्लाइंट से पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने डिजाइन करना है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी आप बता दें, किसी ठेकेदार का बता दें जिसने ये करना है। फिर बंदा देखेगा कि यार अच्छा ये पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद है, जब आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ले लोगे उसके बाद आप साइट के अबाउट पूछोगे, ठीक है। व्हाई डिड द क्लाइंट चूज दिस साइट? अगर कोई प्लॉट उसने ऑलरेडी ले रखा है तो आप उससे पूछोगे कि सर आपने ये जो प्लॉट लिया था जिसके ऊपर आप बनवाना चाह रहे हो, आपने ये प्लॉट क्यों लिया था? क्या आपको इसमें ऐसा क्या पसंद आया था कि इसके साथ साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल साथ में है, यहाँ पे कोई मार्केट साथ में है, क्या वजह क्या थी आपने ये प्लॉट लिया? मतलब आप कंप्लीट उससे बातों में ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। उसके बाद इसी तरह अगर हम मैकेनिकल में देख लें तो आप उससे मतलब जो है आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या इलेक्ट्रिकल की बात करें या दीगर की हम बात करें। अच्छा, उसके बाद इज देयर एनीथिंग अबाउट द साइट दैट यू पार्टिकुलरली लाइक और डिसलाइक? ये मैं वही चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा क्या था साइट में जो आपने ये साइट चूज की, ठीक है। अगर मोस्टली हम बात करें जो जितने भी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, या हम मॉडल टाउन की बात करें, या हम डिफरेंट ऐसे एरियाज की बात करें हमारे पाकिस्तान में, तो वो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं ऐसी जगह जहाँ में सारी फैसिलिटीज हो, गैस भी हो, बिजली प्रॉपर हो, इतनी ज्यादा ना जाए, वहां पे सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम हो, गलियां या रोड हो तो वो पक्के हो आगे, ठीक है, साथ साथ में पीछे मार्केट भी साथ हो, कोई हॉस्पिटल भी करीब पड़ता हो, कोई बच्चे अगर हैं तो उनके लिए स्कूल भी करीब पड़ता हो, फिटनेस सेंटर भी करीब हो, वहाँ पे जो है बाकी चीजें भी करीब हो। तो हम साइट चूज करते हुए इन सब एस्पेक्ट्स को देखते हैं। उसके बाद है, आर देयर एनी व्यूज विद इन द साइट दैट आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू यू? ये जो क्वेश्चन है, अगर हम देखें मुख्तलिफ जगह पे, तो अगर हम हिली एरियाज में आ जाएं तो बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे पहाड़ों के ऊपर लोग घर बनवाते हैं कि वहां से यार नीचे की तरफ नज़ारा सही आता है। ये हम क्या करें, मॉडल टाउन में अगर हम डिस्कस कर लें या डीएचए में, कुछ ऐसी जगह पे लोग प्लाट लेते हैं कि यार सामने का बेहतरीन मंजर है, सामने पार्क वगैरह है, या सामने मतलब कमर्शियल एरिया सामने, ये चीजें हैं। आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है? ठीक हो गया। बोर तो नहीं हो रहे? ये इंफॉर्मेशन जो ये जो स्लाइड पर आ रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बोर हो रहा हो, उसामा, अली, या कोई बाकी जो है बच्चे, आरिफ रहमान, बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? उस्मान?
जी आवाज आ रही है सब बच्चों को? उसामा, और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कहाँ रह गए वो बच्चे? जी तो मेरा डिस्प्ले सबको नजर आ रहा है? सही हो गया। अच्छा, सामा लियाकत गुड हो गया। अच्छा जी, अगली चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी अबाउट योर क्लाइंट। ठीक है। तो ये जो आज का क्लास नंबर 2 का ये जो फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट का था, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट है, अगर आपको प्रोजेक्ट के एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप ना तो अच्छा उसको डिजाइन कर पाएंगे, ना ही आप अच्छा क्लाइंट को गाइड कर पाएंगे, ना ही अच्छा आप जो है कंस्ट्रक्टर को गाइड कर पाएंगे, ना ठेकेदार को। यानी कि आपको अगर प्रोजेक्ट ब्रीफ और क्लियर ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको अगले मराहल में कैसे लेके जाना है। तो शुरू में हमने देखा कि जी जो है इनिशियल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि क्लाइंट के क्वेश्चन क्या थे साइट के रिलेटेड। उसके बाद है अबाउट द क्लाइंट। अब इसमें ये होगा कि हम पूछेंगे कि डिस्क्राइब योर करंट होम, कि पहले वो बंदा रह कहाँ पे रहा है, आया वो किसी रेंट के हाउस पे रह रहा है, या पहला उसका घर कैसा है। उससे ये नहीं पूछना कि जी आपके घर में मतलब अबाउट हर प्राइवेट थिंग्स। सो आस्क अबाउट द मतलब प्रीवियस जो उसका घर है वो कैसा है, उसका मतलब स्टाइल क्या है, कोई सिंपल सा घर है, कोई डेकोरेटिव है, क्या वो बंदा पीछे गांव से बिलोंग करता है, वो पीछे किसी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता है, पीछे वो किसी आर्मी की सोसाइटी में से रह रहा है, या पीछे वो किसी मतलब पीछे वो रह कहाँ पे रहा है, उसका प्रीवियस होम होम आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट इट, आपको उस घर में क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या मिसिंग था, और आप उसमें क्या चेंजिंग्स करना चाहते थे, ये आप उससे पूछेंगे। ठीक है। इन केस अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट नहीं डिस्कस करता तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्कस करें जो आपको लगे कि नेसेसरी है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको ये टेम्पलेट दिखाऊंगा बने बनाए, मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा, आप उसमें अपनी तरफ से इजाफा भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट ब्रीफ अलग होती है, उसके स्ट्रक्चर की ब्रीफ अलग, इंटीरियर की ब्रीफ अलग होती है। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट रेनोवेट होना होता है, ठीक है, कोई बना हुआ बनाया प्रोजेक्ट है उस पर रेनोवेशन ब्रीफ अलग से होती है। इसी तरह से कोई प्रोजेक्ट जो है उसको आपने फरसुदा करना है, गिराना है, उसकी जो ब्रीफ है वो अलग से होती है तैयार, कि आप क्यों फरसुदा कर रहे हो, वजूहात क्या है, क्या उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, या आपको कोई और मसले नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें अलग से होती हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज डू यू हैव अबाउट द डिजाइन एंड आर मटेरियल्स, डू यू हैव एनी images from the magazine internet that show as a style that you will like। मैं आपको रैंडम माल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका हूँ कि जब मैंने क्लाइंट को ब्रीफ भेजी तो उसने मुझे इंटरनेट से निकाल के भेजे कि मेरा फ्लोर का ऐसा आइडिया है, मेरा कैबन ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर मेरी बेकरी के जो मतलब कैबिनेट हैं वो ऐड होने चाहिए, मेरा जो सिटिंग टेबल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसके बाद जो है कॉफ़ी की टेबल्स अलग हों, मतलब जो बाकी अगर किसी ने कोई मतलब चीज़ पीनी है तो उनकी टेबल्स अलग हों। तो आप उससे पूछेंगे कि आपके पास कोई आइडिया है, आप इंटरनेट से उसको निकाल सकते हो, या क्या मटेरियल का अबाउट आइडिया कि घर में आप कौन कौन सा मटेरियल लगवाना पसंद करोगे। ठीक है। कोई इमेजेस वगैरह को आपने किसी नेट से देखे हो, किसी मतलब और चीज़ पे देखे हो। उसके बाद आर देयर एनी पार्टिकुलर डिज़ाइन फीचर दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आया है तो वो कहता है जी मुझे जो है ज़्यादातर रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पिछले दिनों जो है, तो उसमें मुझे जो क्लाइंट था वो मेरा डिस्ट्रिक्ट बखर का ही था, और जो है वो मुझे क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ना फ्रंट पे ग्लास वर्क चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्लास वर्क, कम से कम जो है वो कंक्रीट के पिलर्स या कंक्रीट की दीवारें नजर आए, मुझे ग्लास वर्क ज्यादा चाहिए, आप विंडोज बड़ी कर दो
ठीक है, उसका जो है विंडोज का प्रोपोर्शन आप बड़ा कर दो और उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाओ, और जिसके अंदर रात को भी नजर ना आ सके ऐसा ग्लास होना चाहिए, यानी कि ग्लोजी ग्लास जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप उससे पूछोगे कि आपके पास कोई, आपने देखा है किसी तरह का कोई बना बनाया घर पहले, कि वो आपको उस तरह का घर पसंद हो, आप मुझे उसकी पिक्चर दिखा दें। जिस तरह हम अक्सर औकात मोबाइल लेते हैं तो हम देखा देखी में लेते हैं कि यार परले बंदे ने आईफोन लिया है, हम पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम उस तरह का आईफोन लेते हैं, या कोई वीवो या कोई सैमसंग, तो हम देखा देखी में वो काम करते हैं। तो इसमें भी आप उसने पूछना है कि आया आपने कोई पहले प्रोजेक्ट देखा है, किसी का कोई घर, कोई कमर्शियल बिल्डिंग आपने देखी हो, जिस टॉपिक का भी प्रोजेक्ट हो मतलब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल डू यू रिक्वायर फॉर द प्रोजेक्ट, जी। अच्छा, ये जो स्टाइल है ना, कंटेम्परेरी, ट्रेडिशनल, इंडस्ट्रियल, बोल्ड, एलिगेंट, मिनिमल, ईटीसी, ये बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल स्टाइल है। हर बिल्डिंग का एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल मींस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग की स्टाइल क्या होंगे, आया उसकी विंडो स्टाइल क्या होगा, उसका मतलब जो है बाकी फसाद का स्टाइल क्या होगा, एलिवेशन स्टाइल क्या होगा, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स, हर स्टाइल के अपने एलिमेंट्स हैं जिनकी अपनी एक मतलब पूरी उनकी अपनी एक डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री भी है और पूरा इनका अपना एक स्टाइल है। अच्छा, उसके बाद डू यू हैव एनी स्पेसिफिक मटेरियल और सरफेस इन माइंड दैट यू वुड लाइक टू सी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, कि आपको कोई जहन में कोई आइडिया है कि आपने मार्बल देखा ज्यादा घर में लगा हुआ तो आपको पसंद है, ये ज्यादा शीशा लगा हुआ पसंद है, कि खुली स्पेसेस नजर आती हैं, या आपको वो कलर ऐसा कोई भाग है जो आपको पसंद हो, मतलब इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, क्या आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है जो आप किसी और जगह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहो। अच्छा, उसके बाद डू यू हैव अ स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, आपको कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट है, ये आया 1 महीने में मुकम्मल करवाना है, 2 में, 10 में, 1 साल में, 2 साल में। अच्छा, ये एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बैरियर टाउन में आप चले जाए ना, तो एक बिल्डिंग है बैरियर टाउन में जो है ना, जो बैरियर टाउन का मेन मतलब सेंट्रल एरिया है, उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड मुझे कंफर्मेटली याद नहीं, एक बिल्डिंग काफी अर्सा से जो है ना 5-4 साल से भी ज्यादा हो गए खड़ी है। बड़ी जितनी भी मेगा कंपनीज होती हैं, जब उनका प्रोजेक्ट रुक जाता है 5-6 महीने या 1 साल के लिए, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए दोबारा नया क्वांटिटी बजट बनवाती हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मटेरियल महंगा हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट या तो छोड़ देती हैं वहीं पे, मतलब दोबारा आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करती, या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए दोबारा उसका री एस्टिमेशन करवाती हैं ताकि नया जो बजट मिले उसको करंट कीमत के मुताबिक मिले। आप कलमा चौक पे चले जाए तो एक बिल्डिंग जो है वो सामने भी खड़ी है काफी अरसा से, उसके थोड़ा सा आगे कनार रोड पे भी एक थोड़ी सी जो है मतलब लाहौर में एक तरफ एक बिल्डिंग, वो भी काफी अरसा से 5-6 साल हो गए वैसी की वैसी खड़ी हैं, तो शायद उन पे भी कोई इस तरह का शायद कोई इशू हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है कि डू यू हैव स्पेसिफिक टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि आपको कितने टाइम में चाहिए। उसके बाद डू यू हैव एनी स्पेसिफिक accessibilities रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल इन एनीवन इन योर फैमिली डिसेबल, और डू यू हैव एनी रेगुलर विजिटर दैट यू वुड हैव स्पेशल नीड। अच्छा, इसमें यह है कि आप उससे पूछोगे कि आपके घर में कोई मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि कोई मजदूर वगैरह है, तो आपको व्हील चेयर के लिए थोड़ा सा रैंप चाहिए या नहीं चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें किसी स्पेशल पर्सन के लिए आपने बनवाना है। आजकल जो आप फेसबुक पे अक्सर देखते रहते हैं, जो मतलब स्टेयर्स होती हैं उनके साथ जो है जो चेयर्स होती हैं उस तरह के एलिवेटर्स लगे होते हैं, कि एक चेयर लगी हुई है, वो चेयर ही फ्रंट साइड पे ऊपर लेके जाती है। ये बस बाज़ औक़ात घरों में जो है एलिवेटर्स वगैरह होते हैं, सॉरी लिफ्ट वगैरह होती हैं घरों में, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ों से पूछनी है। अच्छा, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कंसिडरेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, इज देयर अ पार्टिकुलर सिस्टम यू वुड लाइक टू यूज, आई सोलर पैनल ईटीसी। उससे पूछना है कि भाई आपको सस्टेनेबिलिटी या एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, आपने घर के ऊपर ग्रीन रूफ बनवानी है, ग्रीन वॉल्स करवानी है, आपने आपको जो है सीलिंग्स वगैरह, या आपको ऐसी मतलब रूफ चाहिए जो आपके लिए एनर्जी एफिशिएंट हो, आपको सोलर पैनल लगवाने हैं या आपको वोल्टिक सेल्स लगवाने हैं, क्या करवाना चाह रहे हो आप इस तरह का कोई आइडिया रखते हो। अच्छा, उसके बाद हाउ मच टाइम एंड एनर्जी वुड यू बी विलिंग टू इन्वेस्ट टू मेंटेन योर होम, व्हाट आर योर बजट रिक्वायरमेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आस्क फ्रॉम द क्लाइंट इज द बजट। ऐसा ना हो क्लाइंट आपको कहे कि मुझे हीरे जैसा काम चाहिए और बजट आपको वो दे के तांबे तांबे के बराबर, जी तांबे कीमत के बराबर आपको बजट दे दे। नहीं, आप उससे बजट पूछेंगे। आप अगर खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं या खुद आइडिया कर सकते हैं तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि सर जो रिक्वायरमेंट्स आप चाह रहे हैं इस बजट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये रिक्वायरमेंट्स किसी ऐसा मटेरियल जिसकी A+ कॉपीज या उसकी कोई नकली मटेरियल, उसका कोई मुतबादिल मटेरियल अवेलेबल हो, तो वो लगा के शायद हम पूरा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने लाजमी उससे डिस्कस करनी है। उसके बाद है अबाउट द ऑक्यूपेंट्स, हाउ मेनी पीपल विल बी लिविंग इन द न्यू होम, डू यू foresee new additions to the home, आई चिल्ड्रंस, आर देयर एनी पेट्स इन द will need to be accommodated। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि आपने लाजमी पूछना है कि आपके घर में बंदे कितने रहते हैं, ठीक है।
आपके घर में आया छोटे बच्चे भी हैं या नहीं, कोई बुजुर्ग और बूढ़े भी हैं या नहीं। फिर उसके अंदर आप डिज़ाइन कंसिडरेशन करते हो। आप जब भी कोई लग्जरी हाउस डिज़ाइन करते हो तो जो चाइल्ड बाथरूम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो चाइल्ड के स्लीपिंग रूम होते हैं वो अलग होते हैं, उनका साइज उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, जो चाइल्ड का स्टडी रूम होता है वो अलग होता है, उनकी साइज स्टैंडर्ड अलग होते हैं। इसी तरह से जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बाथरूम के अंदर जो है मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हों, क्योंकि बुजुर्गों के लिए उठना बैठना काफ़ी मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछनी है, फिर उनके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन जो है वो कंसिडरेशन करनी है। और फिर क्लाइंट जब पूछेगा कि भाई आपने ये चीज़ क्यों लगाई है, तो आप उसको बोलेंगे सर आपके घर में बुजुर्ग हैं और आपसे मैंने उनके अबाउट पूछा था कि वो मतलब चल सकते हैं या डिसेबल बुजुर्ग हैं, वो बाथरूम कैसे इस्तेमाल करेंगे, या कोई और इस तरह का, या कोई बहुत छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसे बच्चे हैं जो अलग से रूम में सोते हैं, उनको हमने कैसे उनके रूम को कैसे डील करना है, उनके लिए लॉक लॉक वगैरह दरवाजे के स्टैंडर्ड क्या रखने हैं, इसी तरह से विंडोज़ के स्टैंडर्ड क्या रखने हैं कि बच्चे खोल सकें या बंद कर सकें, विंडो की हाइट वगैरह सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें उनसे आपने पूछनी है। उसके बाद है अबाउट द लाइफ स्टाइल, कि वो बंदा जो है डिस्क्राइब योर लाइफ स्टाइल एंड द काइंड ऑफ स्पेस दैट यू नीड। आपका लाइफस्टाइल क्या है? आया आप सिंपल हैं, आप लग्जरियस लाइफस्टाइल के मालिक हैं, आप कोई एलीट क्लास का है, या आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ हमें जो है, जो चीज़ मैं देखता हूँ मोस्टली जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, वो सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी जज करता है कि जो डिज़ाइन कर रहा है उसका जो खुद की पर्सनैलिटी कैसे है। तो एक बात याद रखिएगा, अपनी पर्सनैलिटी को जितना आप अच्छा बना के रखेंगे, सामने वाले उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप अगर बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड हैं, वेल ड्रेस्ड हेयर हैं आपके, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी बनी हुई है, आपका कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपने शूज़ अच्छे पहने हैं, आपने कोई अच्छा ऐसा चार्मिंग सा परफ्यूम लगा रखा है जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्लाइंट खुद ब खुद आपकी बातों के ऊपर तवज्जो देगा। ठीक है? तो इसी तरह से आपने क्लाइंट को जज करना है। ठीक है? और जज कपड़ों या उनसे नहीं करना, उससे पूछना है, उसका लाइफ़स्टाइल को देखना है, उससे डिस्कस करना है, सर आपको कैसा लाइफ़स्टाइल पसंद है? आप क्या मॉडर्न को पसंद, मतलब मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को पसंद करते हैं, या आप ओल्ड ट्रेडिशन वगैरह को पसंद करते हैं? आपकी क्या, आपकी लाइक डिसलाइक्स क्या है उस चीज़ के अबाउट? अच्छा, उसके बाद है फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेन ऑफन ईटीसी, मतलब कैसे आप पसंद करते हैं? आपने ज़्यादा टाइम घर में गुजारना होता है या आप बाहर ज़्यादा घूमते फिरते हैं? ठीक है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है? आप घर में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? आप घर में कैसे कैसे, मतलब कौन सी, मतलब आपके यूजेस क्या है? आप जिम वगैरह घर में बनाया हो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या एंटरटेनमेंट एरिया को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लॉन्ज में बैठना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर होम, इंडोर और आउटडोर? क्या आप गार्डन में ज़्यादा बैठते हैं, या वही चीज़ आगे के टीवी टीवी लॉन्ज या किचन या इसमें आप बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं? उसके बाद है विच टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सिस्टम डू यू रिक्वायर्ड, म्यूजिक, टीवी, प्रोजेक्टर, स्पीकर थ्रू आउट द हाउस? अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये अगर क्लाइंट कहता है कि जी मुझे जो है एक रूम ऐसा बनवाना है, या जिस तरह होम थिएटर्स होते हैं घरों में, बेसमेंट में मोस्टली होम थिएटर्स बनाए जाते हैं, बेसमेंट में आजकल जो है मोस्टली जो है मतलब पूल वगैरह बनवाए जाते हैं। तो अगर वो कहता है तो फिर आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट नहीं देता उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन नहीं पूछने। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद है विच टाइप ऑफ स्टोरेज डू यू रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हॉबीज दैट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। और जो नेक्स्ट चीज है कि व्हाट लार्ज वार्डरोब स्पेसेस वगैरह। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। ठीक है? तो ये उसके साथ मिक्स था कि आपको स्टोरेज स्पेसेस जो है, आपकी हॉबीज क्या हैं। ठीक है? इस तरह होता है कि बाजू का जो बंदे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सिविल की बात करें या आर्किटेक्चर की या मैकेनिकल की, तो हम आर्किटेक्चर वालों के जो रूम होते हैं वो फुल होते हैं शीट से, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट से, मुख्तलिफ चीज़ों से। तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी अलग होगी। इसी तरह से जो वुमेन्स होती हैं घर की, तो कुछ होती हैं मतलब जिनको बहुत कम ड्रेसिंग का शौक होता है, कुछ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग का शौक होता है, उनके अलग शूज़ वगैरह की अलग स्टोरेज होती है, मतलब ज्वेलरी की अलग होती है, परफ्यूम्स की अलग होती है, कपड़ों वगैरह की अलग होती है। ये सारी चीज़ें स्टोरेज स्पेस और लार्ज वार्डरोब वगैरह, कैसी कैसी वार्डरोब है उनको पसंद है, बड़े बड़े मतलब वार्डरोब साइज चाहिए, या छोटे छोटे से वार्डरोब चाहिए, या किस तरह के उनको पसंद है। अगली जो चीज़ है इंडोर स्पेसेस, ये चीज़ आएगी आपकी स्पेस प्लानिंग में। नंबर ऑफ फ्लोर्स, आया मतलब आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर चाहिए, या फिर आपको क्या है कि मतलब जो है आपको रूम्स कितने चाहिए घर के अंदर, स्पेसेस मतलब टीवी लॉन्च, किचन, इसके अलावा मतलब डर्टी किचन हो गया, इसके अलावा आपको कौन सी स्पेस, फर्स्ट फ्लोर पे क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे क्या चाहिए आपको, थर्ड फ्लोर पे क्या चाहिए, बेसमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है?
और उसके यूजेस जो है आप उसको, मतलब आप ये ना पूछेगा कि टीवी लॉन्च को आपको किस मकसद के लिए यूज करना है। आपको सबसे पहले ये चीजें मैं पढ़ा दूंगा कि कौन सी स्पेस किस मकसद के लिए यूज होती है। बाज़ औक़ात जो है टीवी लॉन्च और लिविंग रूम दोनों को एक कंबाइन बना दिया जाता है, लिविंग रूम में टीवी लगा दिया जाता है, तो लिविंग रूम के यूजेस अलग हैं, टीवी लॉन्च के अलग हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा आगे। अच्छा, आर देयर एनी पार्टिकुलर एरियाज दैट आर टू बी मोर प्राइवेट देन अदर्स, आर पार्टिकुलर रूम दैट यू वुड लाइक टू बी कनेक्टेड। इसमें यह है कि आपके जो बेडरूम्स या मास्टर बेडरूम होते हैं वो प्राइवेट एरिया में कंसीडर होते हैं, हम उनको अपने ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम से थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, हम उनको टीवी लॉन्च से भी थोड़ा सा बीच में एक जो है मतलब कोई गैलरी दे दी या कोई भी हमने कोई और स्पेस दे दी बीच में, मतलब जो खाली हो, तो हम उसको भी थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो उससे ये पूछना है कि आप इनको प्राइवेट रखना चाहते हो या कनेक्टेड हो टीवी लॉन्च के साथ में, या किचन से थोड़ा सा दूर हो या नहीं। ये सारी चीजें जब उससे आप डिजाइन आप उसको दिखाओगे ना प्लानिंग के साथ करके, तो वो आपको पहले भी बता देगा, फिर आप जब प्लानिंग करके दिखाओगे क्लाइंट को मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद, डू यू हैव एनी प्रेफर्ड रूम लेआउट रिलेशनशिप और ओरिएंटेशन और साउथ फेसिंग किचन फॉर एग्जांपल। आप उससे पूछेंगे कि आपको कोई आइडिया है कि आपको मशरिक पे बेडरूम पसंद है या मगरिब पे बेडरूम पसंद है, आपको साउथ या नॉर्थ पे बेडरूम या किचन, या कुछ आपको कौन सी ओरिएंटेशन पसंद है कि आपका बेडरूम या किचन या कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसा रूम लेआउट जो आपको पसंद हो। ठीक है, उसके बाद है आउटडोर स्पेस। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आइडिया और प्लान फॉर द आउटडोर स्पेसेस दैट यू वुड लाइक टू कंसीडर। आउटडोर स्पेसेस में क्या होगा कि आपका जो मतलब लॉन है उसकी डेवलपमेंट, कोई आपको आइडिया है आप क्या मतलब प्लांट्स वो आप वहाँ पे लगवाना चाह रहे हो, आप वहाँ पे कोई मतलब ऐसा वर्क करवाना, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात करें पोर्च वगैरह की। ठीक है, तो वैसे वो घर के अंडर कंसीडर होता है पोर्च, लेकिन खुला होता है, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई आपने नीचे पोर्च में क्या टफ टाइल लगवानी है, कोई और आपने स्टोन लगवाना है, कोई और आपने पेविंग करवानी है, या आपने उसके अंदर कोई और मतलब मार्बल वगैरह या कुछ और आप लगवाना चाह रहे हो। इसी तरह से आउटडोर स्पेसिस के अबाउट आपने उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, और ये इन्फॉर्मेशन आप तभी उसको गाइड कर पाओगे जब आपको खुद पता होंगी। उसके बाद है स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर द क्लाइंट लुकिंग टू एक्सटेंड और रेनोवेट करंट होम। ये जो क्वेश्चन है कि पहले से कोई बना हुआ घर है या कोई रेनोवेट करना चाहता है, रेनोवेशन प्लान भी अलग से होते हैं। रूम जो है हमारे यहाँ तो ये होता है कि बाज घरों में हम जो बनाते हैं उसको सारी जिंदगी वैसा यूज करते हैं, तो बाज क्लाइंट ऐसे होते हैं जो एक 5-6 महीने एक रूम की सेटिंग रखते हैं, फिर वो पूरा रूम जो है उसको वो मतलब डिसमेंटल कर देते हैं, चीज़ों को बेच देते हैं या चीज़ों को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, और उसकी जगह पे नई डेकोरेशन अंदर करवाते हैं, या रेनोवेशन के दौरान वो चीज़ों को चेंज करवा देते हैं। तो उसके अबाउट वे व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन योर न्यूली एक्सटेंडेड और रेनोवेटेड होम दैट इज करंटली लैक्स। ठीक है, कि आप क्या देखना चाहते हो कि आपके नए घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन आप सब चीजों को जो है आप देखोगे। उसके बाद व्हाट एडिशनल एरियाज फंक्शन एक्टिविटीज विल बी हाउस इन द न्यू प्रपोज स्पेस, कि आपने जो तब्दीलियां आपको चाहिए न्यू, आपने कोई रूम है या आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्पेस है जिसमें आप तब्दीलियां चाहते हो, तो आपको न्यू क्या क्या तब्दीलियां चाहिए उसके अंदर। उसके बाद डू यू हैव एनी पार्टिकुलर प्रेफरेंसेस टू रिलेशनशिप बिटवीन द रूम्स वुड यू हैव टू बी हैप्पी कंसीडर टू इंटरनल लेआउट। उसके बाद आपकी कोई मतलब प्रेफरेंसेस क्या है उसको लेकर, या रूम को लेकर आपके मतलब क्या एहसास हैं, क्या फीलिंग है, या आपको हैप्पी भी हो उन लेआउट से या आप नहीं हो, आपने ये भी क्लाइंट से पूछना है। नेक्स्ट जो है वो है वो था रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का, ये है कमर्शियल कमर्शियल डिजाइन प्रोजेक्ट ब्रीफ या चेकलिस्ट। ठीक है, अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? आवाज आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे हो? उसामा, उसामा आर यू देयर? उसामा जो है अ, किधर है उसामा? हाँ उस्मान उसामा लियाकत। उसामा बोर हो रहे हैं? अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इंजीनियर अली, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर ये आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो पार्ट है कमर्शियल का, ये हम कल पढ़ें या अभी मैं आपको पढ़ा दूं? आप मुझे बताएं, अभी भी 15 मिनट पढ़ें या मैं आप लोगों को 15 मिनट में पढ़ा दूंगा? ठीक है, या आप कल कल के लेक्चर में कल के साथ मिला के पढ़ें इसको कमर्शियल वालों को? अच्छा, कल। अब आखिर में एक मैं चीज आपको दिखाता हूँ, आखिर में एक चीज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, वो है वेल देयर इज हियर इज थिंग। ओके, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है गूगल क्रोम की?
गूगल क्रोम की स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ठीक होगा। अच्छा, अब देखें, कुछ टेम्पलेट मैंने इंटरनेट से निकाले हैं, ठीक है। आपने हर प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो होता है ना, वो टेम्पलेट के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। अब आप टेम्पलेट के अंदर इंफॉर्मेशन तभी चेंज कर पाएंगे जब आपके पास प्री नॉलेज होगा उस प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट जो है वो आपको कहता है मैंने घर बनाना है गिलगित में, या मैंने घर बनाना है हिली एरिया पे या माउंटेन पे। अब जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। अब आप स्पेसेस करोगे तो फिर बड़ी स्पेसेस के अंदर आपको स्ट्रेंथ वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, आपको सीस्मिक डिजाइन एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए उन प्रोजेक्ट की जो है एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आया जो मैं घर बना रहा हूँ वो लोकेशन कौन सी पे है। फिर प्रोजेक्ट ब्रीफ भी चेंज हो जाता है, डिजाइन ब्रीफ भी चेंज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट सिचुएशन पे, ठीक है। ये वेरी कर रहा होता है प्रोजेक्ट की सिचुएशन पे। अगर यही प्रोजेक्ट आप किसी शोर पे कर रहे हो, शोर कहते हैं दरिया के किनारे पे लकड़ी के जिस तरह घर बने होते हैं, उस टाइम कंडीशन अलग होगी। यही प्रोजेक्ट आप किसी रेनफॉल एरिया में कर रहे हो जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं, तब डिजाइन ब्रीफ अलग होगी। क्या आपको रेनफॉल के ट्रीटमेंट में क्या चाहिए, आपको मुसलसल को ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, टेम्परेरी रेनफॉल ट्रीटमेंट चाहिए। इसी तरह से कोई प्रोजेक्ट है जो आप इन सी कर रहे हो, ऐसे घर भी होते हैं जो दरिया के अंदर या समंदरों के अंदर बने होते हैं, तब प्रोजेक्ट की डिजाइन ब्रीफ चेंज हो जाती है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाते हैं कि आया जो है मतलब स्टील स्ट्रक्चर है या बिल्कुल बिल्डिंग्स के बीच में, अंग्रेज बड़े तेज हैं, उन्होंने बिल्डिंग एक दूसरे से अटैच करके सेंटर में एक बिल्डिंग जो है वो उन दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर जो है ना खड़ी की होती है। ये बात लकड़ी के घर होते हैं जिस तरह जंगलों के अंदर। तो हर दफा ये जो चेंज हो जाती हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था फाइवर पे जो है, वो था मेरा कि जी हिली एरिया पे जो है ना बिल्कुल शार्प स्लोप थी, मैंने एक घर डिजाइन करना था। ये मेरा जो है दूसरा इंटरनेशनल बड़ा प्रोजेक्ट था, और यकीन मानिए मैंने 2 माइलस्टोन में ये प्रोजेक्ट किया था 60 दिनों में। पहले 15 दिन मैं उस जगह की, उस बंदे से मैंने लोकेशन ली, उस जगह के अंदर मैंने 15 दिन पूरे एनालिसिस किए कि यार यहाँ पे जंजले फ्रिक्वेंटली कितने दिनों बाद जंजला आता है, कितनी शिद्दत का आता है, पिछले 10 या 20 सालों में कितने जंजले उस जगह पे आए हैं और कितनी कितनी शिद्दत के आए हैं। फिर मैंने ऐसा एनालिसिस किया कि ये जो कि हिली एरिया पे है, एट द टॉप ऑफ नियर टू द पीक ऑफ द माउंटेन है, तो यहाँ पे विंड स्पीड जो है ईयरली कितनी है, लास्ट 5 ईयर में कितनी थी, एंड लास्ट 10 ईयर्स में कितनी थी, और सबसे ज्यादा हाई विंड स्पीड क्या थी। फिर मैंने देखा थंडर स्टॉर्म उस जगह में कितने आते हैं, यानी कि तूफान कितने उस जगह पे आते हैं। ये सारी चीजें ड्यूरिंग डिजाइन ब्रीफ आप मद्देनजर रखोगे। तो फिर आप उससे पूछोगे स्ट्रक्चर किस तरह का चाहिए आपको, आया आपने 1-2 साल के लिए उसको बनवा रहे हैं या टेम्परेरी बनवा रहे हैं, गिर भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। फिर आप बजट वो आपको बताएगा, फिर उसके अंदर डिजाइन स्ट्रेंथ लाना ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आइए हम इसमें कुछ देखते हैं। ये सबसे पहले हम देखेंगे द कंसेप्ट डिजाइन ब्रीफ, ठीक है। तो इसमें ये है कि क्लाइंट इन्फो, उसका नाम हो गया, उसका स्ट्रीट, सिटी, उसका कंट्री, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट इन्फो, ठीक है। प्रोजेक्ट इंस्पायरेशन, कहाँ से वो बंदा इंस्पायर हुआ है, बिल्ड बजट कितना है उस बंदे का। उसके बाद बिल्डिंग डिटेल, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग डू यू वांट, फॉर एग्जांपल फैमिली होम, हॉलीडे बैच, वर्कशॉप, रिटेल स्टोर, कैफे, पब, ईटीसी, ठीक है। किस तरह की बिल्डिंग चाहिए। ये जो होता है ना पब, ये बेसिकली आप कह लो शराब खाने जो होते हैं, ठीक है, वो उस तरह के होते हैं। उसके बाद वो अपना आंसर यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद हाउ डू यू वांट द बिल्डिंग टू फील इन द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल इफ fit with the surrounding nature and other building are stand out, be noticed to be super modern with a lot of glass or a private understand, कि वो आप उसको ये पूछ रहे हो कि किस तरह का बिल्डिंग एनवायरनमेंट आपको चाहिए, स्पेस कैसा चाहिए, अंदर का जो स्पेस है वो कैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिस्ट योर रूम रिक्वायरमेंट्स, हाउ मेनी बेडरूम, बाथरूम, इन स्यूट्स, ठीक है, लिविंग रूम, ईटीसी डू यू वांट, फॉर एग्जांपल फैमिली होम 3 बेडरूम 1 लार्ज शेड। ऐसे नीचे एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। स्टाइल एस्पिरेशन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर प्रेफर्ड आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल, ठीक है। आया फॉर्मल, मॉडर्न है, कैजुअल है, आर्ट है, डेको है, कौन सा स्टाइल है, ठीक है। फ्रेंच कॉर्टनी, इसका स्कैंडिनेवियन है, रिट्रो है, कंट्री मिनिमलिस्ट है, कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल पसंद है। अगर क्लाइंट को पता ना हो तो आपने कम से कम 10 ऐसे स्टाइल चूज करने हैं जो उस एरिया में इस्तेमाल हुए हों। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो ये मुख्तलिफ स्टाइल बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, मोस्टली मॉडर्न इस्तेमाल होता है, या मतलब मिनिमलिस्ट को ज़्यादातर आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं, या इस तरह से बाकी कोई आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उनको आप, ये मैं आपको समझाऊंगा आर्किटेक्चर स्टाइल होते क्या हैं इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक में। उसके बाद डू यू हैव प्रेफर हार्ड सरफेस फ्लोर, फॉर एग्जांपल वुडन फ्लोर और कंक्रीट,
और रग्स आर वॉल टू वॉल कारपेट, ठीक है। इस तरह से स्पेशल रिलेशंस क्या है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूम एंड स्पेसेस, ये आप यहाँ से पूछोगे। हाउ डू यू लिव इन द हाउस, ठीक है, आप रहते कैसे हो, आपका लिविंग हाउस है। उसके बाद आपके आप एक्टिविटीज क्या है ड्यूरिंग जो है स्पेस के अंदर। उसके बाद किचन डिजाइन, ठीक है, what are your priorities for the kitchen? For example, how important is the kitchen and cooking to you? Is kitchen is the hub of the house? Is a large pantry and storage important to, मतलब किचन किस मकसद के लिए कितने लेवल तक का आपको चाहिए। उसके बाद बाथरूम डिजाइन आप पूछोगे, बेडरूम डिजाइन, लिविंग डिजाइन कैसा होना चाहिए, एक्सटीरियर डिजाइन में क्या क्या होना चाहिए, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या क्या होने चाहिए घर में, अदर रिक्वेस्ट कुछ और हैं या नहीं है। उसके बाद इसी तरह से ये सिंपल है, डिटेल ऑफ डिजाइन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देखें, ठीक है, की कॉन्टैक्ट एंड स्टेक होल्डर, ठीक है, की कॉन्टैक्ट, बिजनेस नेम, ये मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हिसाब से। उसके बाद अगली जो है ये चीज़, ये आपने लाजमी देखनी है, ये फाइल है डिजाइन ब्रीफ टेम्पलेट, ये मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। इसमें है पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंट, बैकग्राउंड, ये एक प्रोजेक्ट है साउथ वर्क्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये पूरा जो है फाइल आपने इसको लाजमी देखना है, इसके अंदर A to Z वर्ड लिखे हुए हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको अच्छे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का पर्पस क्या है, ये जो मतलब बेसिकली ये नेट से है डाउनलोडेड। और बैकग्राउंड क्या था उसका, ठीक है, हाई डेपरेटिव लो मिड इनकम लेवल एंड हाई लेवल्स ऑफ द हाउसिंग नीड्स, साउथ वर्क हाउसिंग स्ट्रेटजी, मतलब ये बेसिकली एक हाउसिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग घरों के जो है कैसे आप करोगे, तो आपने इसको लाजमी देखना है। उसके बाद जो अगली चीज़ है, ये द होम स्कूल डिज़ाइन, ठीक है, ये एक स्कूल के डिज़ाइन का है। टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, क्लाइंट का नेम, की कॉन्टैक्ट उसके, ठीक है, मतलब उसका नाम या कोई और उसका डिसीजन मेकर कौन है उस बंदे का, ठीक है, यानी कि वो खुद डिसीजन ले रहा है या उसकी फैमिली के बिहाफ पे या किसी दोस्तों के बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है। प्रॉपर्टी एड्रेस क्या है, कितने रूम है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि किस लेवल का प्रोजेक्ट है, आया वो बिल्कुल मॉडर्न और हाई लेवल का स्कूल चाहिए या लो लेवल का प्रोजेक्ट है, या मतलब प्रोजेक्ट का लेवल क्या है उसमें, ठीक है। और उसके बाद हु लिव्स द प्रॉपर्टी, ठीक है, किसके मतलब है, हु इज द स्पेस टू बी यूज, बच्चों ने यूज करना है, किस किस्म के बच्चे हैं, स्टाइल लाइक्स एंड डिसलाइक, कलर लाइक एंड डिसलाइक, पैटर्न वगैरह, स्टाइल प्रेफरेंसेस, ठीक है, फैब्रिक्स, लाइटनिंग, विंडो ट्रीटमेंट वगैरह कैसी होनी चाहिए उसके अंदर। इसी तरह से उसके अंदर को ऑलरेडी बिल्डिंग है तो उसके एग्जिस्टिंग फीचर क्या है, मेजरमेंट एंड फ्लोर स्केचेस वगैरह आप बनाओगे रफली जो है, टाइम फ्रेम और बजट लिखोगे। उसके बाद बाकी जो चीज़ें, इसी तरह से मैकेनिकल के जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल के रिलेटेड या मतलब उसके ये देखें, पाइप कंसीलमेंट स्पेस फरिंग, यानी कि ये डिफरेंट है, ठीक है। आइसोमेट्रिक राइजेस डायग्राम, ये बेसिकली जो है प्लम्बिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सेक्शन 7 ये नेट से डाउनलोडेड है, मैं आपको समझने के लिए जो है ना ये मैं जस्ट टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, ठीक है, प्लम्बिंग के रिलेटेड कि कौन कौन सी चीज़ें उसने लगवानी है, ठीक है। वाटर हीटर देन 20 गैलन कैपेसिटी शुड बी, ब्ला ब्ला। उसके बाद ये एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो है क्लियर द स्टेटमेंट, चेयरपर्सन, डिज़ाइन रिव्यू, DMS, ठीक है। ये मैकेनिकल वाले बच्चों को जो है वो अपनी तरीके से जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एंड मैकेनिकल थर्मल लोडिंग फिगर, ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर, इस तरह से जो है आपको डिज़ाइन ब्रीफ हर दफ़ा डिफरेंट होगी। अब आपके रहते हैं 7 मिनट। अब आप लोग, मैं 1 मिनट हैंड फ्री लगा लेता हूँ। आज का आपका लेक्चर कैसा था, प्लीज़ हर बंदा बोल कर मुझे अपने। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? अब हर बंदा जी बोल के अपने रिव्यू दे सकता है, 10 मिनट रहते हैं हमारे पास। उसामा लियाकत, लेक्चर कैसा था? और ऑटो कैड, चलें ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है। आप मुझे बताएं आपको डिज़ाइन ब्रीफ की समझ आई? जी सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा आज का लेक्चर भी, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई चीज़ हर लेक्चर में यानी कि सीखने को मिल रही है। और जो डिज़ाइन ब्रीफ की बात है, तो मेरे ख्याल में ये बैकबोन है सर प्रोजेक्ट की। जब तक आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी सर। और सिविल के रिलेटेड भी यही है कि जब आप किसी साइट पे सुपरविजन करने जा रहे होते हैं उसामा, आपको एज अ साइट सुपरवाइजर चूज किया जाता है, तो आप उससे पहले ब्रीफ लेते हो। क्या आप मुझे बता दें क्या क्या साइट पे काम हो चुका है, कितना हो चुका है, कितना रहता है, कितना मटेरियल पड़ा है, कितना मटेरियल आपने प्लेस करवाया था, कब प्लेस करवाया था, आया, और मटेरियल की प्लेसमेंट डेट क्या थी, कितनी देर तक वो मटेरियल वैलिड था।
मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आप पीटीयूटी में पढ़ते हैं ना सर, असलम मुस्तफ़वी साहब थे, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि ड्यूरिंग जब प्रोजेक्ट पे आप सुपरविजन पे जाए ना, तो आप डायरेक्टली सुपरविजन जॉब ना लें। जी सर, वो बेस्ट टीचर थे हमारे। जी जी बिल्कुल। तो सर कह रहे थे कि अगर डायरेक्टली आप सुपरविजन जॉब अटेंड कर रहे हैं तो आप उनसे पहले सारी ब्रीफ ले लिया करें, ये सारी चीज़ें विद इन टाइम उसामा। मुझे भी ये सारी चीज़ें समझने में ज़ाहिर सी बात है वक्त लगा है, और जो नॉलेज मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ कि A to Z प्रोजेक्ट क्योंकि मैं कर चुका हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है एक और प्रोजेक्ट भी मैं लेने वाला हूँ इंटरनेशनल, और मैं ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इजाज़त दे, मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि हमें जो प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, हमें इजाज़त नहीं होती कि हम उनको शेयर करें, क्योंकि वो दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की प्राइवेसी होती है, हम उसका डिज़ाइन नहीं शेयर कर सकते। इसलिए मैं आपको मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिनकी क्लाइंट इजाज़त देते हैं। हालाँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को वो शो नहीं करवाया। अच्छा, उसके बाद आरिफ रहमान बच्चे मेरे टैफ्टा के स्टूडेंट हैं, ये मेरे से एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन टैफ्टा में भी इतनी हमें इजाज़त नहीं होती कि आप उनको इतना डिटेल में पढ़ाओ। उधर है आप उनको जनरल रिक्वायरमेंट्स लेना समझाओ। आरिफ रहमान, आपका कांसेप्ट पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है? आरिफ रहमान, आवाज़ आ रही है बच्चे? आरिफ रहमान, आरिफ रहमान, इंजीनियर अली, आपके कंसेप्ट बेहतर हुए हैं पहले से कुछ ज़्यादा? जी सर, आज का लेक्चर एक बेहतरीन लेक्चर मैं बताऊँगा है। मैं एक्चुअली खुद सर एक साइट चला रहा हूँ, तो वहाँ पे आने वाले छोटे मसले मसाइल की भी अभी आप वो इस भाई से ज़िक्र कर रहे थे कि अगर वो साइट सुपरवाइज़र होते हैं तो किस तरह उन्हें चलाना पड़ता है। आपने तो वही एक छोटी-सी इंतहाई ज़्यादा डिटेल्स में चले गए हैं। ये मैं कहता हूँ हमारे लिए आज इंतहाई एक बेहतरीन किस्म का लेक्चर था, क्योंकि मैंने ऑटोकैड पे तो वर्कआउट काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और मैंने भी इंटरनेशनल लेवल के तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे लेवल के मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं जो मैंने क्लाइंट्स को करके दिए हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ जिस उसकी आप ब्रीफिंग दे रहे थे जिस लेवल की, इस लेवल का मैंने ना कोई प्रोजेक्ट किया, और लेकिन आज मज़ा आया सर आपकी क्लास में। इंशाल्लाह होप तो हमें काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ इंजीनियर अली, कि मैं जो है ना कभी कहते हैं कि अपने मुँह से ना अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो आप कह लो ना कि बड़े प्रोजेक्ट थे, 13 से ज़्यादा ऐसे मेजर प्रोजेक्ट थे जिनका मैं हिस्सा रहा हूँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं। उस टाइम मेरे पास उन प्रोजेक्ट के लेवल नॉलेज नहीं हुआ करता था। मैं क्या करता था, मैं बुकें पढ़ता था। मैं मुख्तलिफ़ बंदों से राब्ता किया करता था, मैं रिक्वेस्ट करता था। जो इंस्टाग्राम पे मैंने मोर दैन 27 थाउज़ेंड से ज़्यादा आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को फॉलो किया हुआ है। मैं डेली बेसिस पे उनके स्टेटस, उनका वर्क देख रहा होता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि सर मुझे जस्ट एक गाइडलाइन दे दें या कोई लिंक शेयर कर दें जिससे मैं इस चीज़ के अबाउट पढ़ सकूँ। तो बेसिकली आपका जो, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि मैं लाख मर्ज़ी आपको हज़ार दफ़ा क्या आपको लाखों क्लासें पढ़ा दूँ, आपको जितना मर्ज़ी पढ़ा दूँ, जब तक आप पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ना होगा, आप उस फ़ील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये बहुत मोस्ट जी इम्पोर्टेंट सर। थिंग होती है। मैं जब शुरू में था, जिस तरह आप कह रहे हैं 2014 के, मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मेरे 12 के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं गलतियाँ नोटिस करता था कि किचन के बिल्कुल साथ मैंने बाथरूम दिया हुआ करता था। मतलब समझ नहीं आती थी कि यार ये जो स्मेल है सारी, ये तो किचन में जाएगी। दोनों की विंडो ओपनिंग बिल्कुल एक साइड पे कर दिया करते थे। जो स्मेल बाथरूम से वो सीधी किचन में। अब वो सारी चीज़ें समझ आती हैं, नहीं यार किचन और बाथरूम जो है उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि किचन जो है वो एक मतलब आपका उसको हैज़र्ड्स वगैरह उसको उन चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये जो आपकी स्मेल होती है बेसिकली इसमें भी जर्म्स होते हैं जो आपके फूड को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जब आप 3 महीने का कोर्स कर लोगे, मैं आपको एक बात शुरू दिन से कह रहा हूँ कि कैड एक सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड में आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर 2D और 1 ही हफ्ते के अंदर सारी 3D सिखा सकता हूँ। 3 घंटे की क्लास में सारी 2D मैं सिखा सकता हूँ, जी। और मैं बच्चों को कोर्स करवाता रहा हूँ 2-2 हफ्ते के ऑटोकैड के। ये जो कोर्स है ये बेसिकली ऑटोकैड का सीबीटी मैंने इसलिए लिखा हुआ है, जो आपकी सीटीबी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग जो है आपकी, इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज दिया जाता है। उसामा उस्मान अदरीस बच्चे आप मैकेनिकल के हो, तो आपको इस चीज़ का कुछ समझ आया कि मैकेनिकल के प्रोजेक्ट रिलेटेड आप कैसे डील करोगे? उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है?
जी सर, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि क्लाइंट को ऐसे मतलब सिविल वाले या आर्किटेक्चर वाले ऐसे डील करें, मैकेनिकल वाले उसे कैसे डील कर सकते हैं, ये बता दीजिए। सही होगा। अब देखें उस्मान, मैकेनिकल में ये बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि जी आपने कोई एक ऐसी मशीन बनानी है जो फॉर एग्ज़ाम्पल जी ईंटें जी बनाती हो। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट जी कर जी दें, थोड़ा-सा शोर आता है। जी, आपने कोई ऐसी मशीन बनानी है जो ईंटें बनाती हो। अब आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई आपका बजट क्या है उस मशीन के बनाने का? ताकि आप रिक्वायरमेंट्स रखो, एक पुर्ज़े वगैरह या जो मशीन के पार्ट्स हैं वो लिमिटेड हों, ताकि वो कम बजट में बन जाए। फिर आप उससे पूछोगे भाई मशीन के अंदर आपको क्या-क्या चाहिए? आपको लोहे की मतलब पुर्ज़े लगवाने हैं या थोड़ा-सा एडवांस लेवल का आपको और मटेरियल यूज़ करना चाहते हो, जिस तरह एल्युमिनियम है उसके डिफरेंट ग्रेड होते हैं, जिस तरह स्टील है उसके डिफरेंट ग्रेड होते हैं, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। अच्छा, उसके बाद आप अगली चीज़ उससे पूछोगे भई मशीन आपको वेल्डिंग वाली चाहिए या सीएनसी कटिंग से बनी हुई चाहिए? उसके बाद आपको वेल्डिंग कौन-सी चाहिए? आप उसको ये आर्म वेल्डिंग जो होती है, जो रॉड वाली ये वेल्डिंग करवानी है या जो दूसरी क्रोम आपकी वेल्डिंग होती है या फिर और तरह इसमें आप अपने मैकेनिकल के रिलेटेड जो है अभी चूँकि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन विद विद एट द एंड ऑफ द डिग्री यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप प्रोजेक्ट को देखते ही समझ जाओगे कि अच्छा ये यार जो मैकेनिकल का मुझे प्रोजेक्ट मिला मैंने इसको ऐसे डील करना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो है सॉलिड वर्क्स का मैंने आपको पहले जो है ना डेमो क्लास में बताया था। ठीक है? एक सॉफ्टवेयर होता है सॉलिड वर्क्स। तो कैड क्राउड जो वेबसाइट है वहाँ पे जो 3D मॉडलिंग होते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉलिड वर्क्स के रिलेटेड ये गीकें आती हैं और उसके ऊपर लिखी होती है सारी रिक्वायरमेंट्स। क्लाइंट बता देता है आपको मुझे ये चाहिए। फिर जो फर्दर आपको चाहिए होता है वो आपको खुद उससे पूछना पड़ता है। ये मैकेनिकल के रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट ब्रीफ है। तो उसमें आप प्रोजेक्ट देखोगे, उसकी नेचर देखोगे। फिर अगर आपको ब्रीफ समझ नहीं आ रही है, उसको गूगल सर्च करोगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट निकालोगे, देखोगे यार उसके पार्ट्स क्या हैं, क्या-क्या होता है उसमें, फिर आप उसके रिलेटेड देखोगे। जी, हो गया। ठीक हो गया। आरिफ रहमान जो है वो मुझे मैसेज करके बता रहे हैं, आरिफ रहमान आप यहाँ बोला करें। चलें जी, आज की हमारी क्लास का टाइम 2 मिनट ऊपर हो गया है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम इसी पार्ट को कल कंटिन्यू करेंगे, कल कैट का भी फर्दर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।